वाह, अब देखा इसमें बहुत awkward हो जाता है कि अब करो क्या. इनफैक्ट आई started this and for the longest time, like for 1 year, I used to not look in the camera. अच्छा. मैं वीडियो बनाता साइड में देख के, क्योंकि मेरे से कैमरा में देख के बनते ही नहीं है पूरी टाइम. Okay, by the way, that was very good insight, interesting thing, which I feel like connects us even better. That is, I'm also a teetotaler. I've never drank in my life. And it's the same thing, right? And when you said in one of your episodes that you don't drink, but you enjoy company of people who drink, right? So what was it about? Why do you feel so? नहीं यार, मेरा क्या है कि मैंने भी बचपन से कभी पिया नहीं है, राइट. एंड उसका रीज़न कुछ और नहीं है. मैं तो पंजू फैमिली से हूँ. Okay. Everyone drinks. There's a big bottle displayed here. And my dad drinks, his brothers drink, my cousins drink, right? So it's a normal Panju setup. It's not considered something you're not supposed to do. But मैं जब IIT गया, तब मेरे जो फ्रेंड्स थे, they were also not big into drinking. So मेरे को ये लगता है मोस्टली लोग पहली बार ड्रिंक करते हैं जब वो घर से बाहर निकलते हैं कॉलेज के टाइम, और हॉस्टल में जाते हैं. तो हॉस्टल में एक कल्चर होता है एंड वहाँ से लोग पिकअप कर लेते हैं इस हैबिट को. बट बिकॉज मैं घर पे ही रहता था और मेरे दोस्त थे नहीं इसमें, तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं इसमें. बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अभी तक बीरा है. एंड आई हैव बीन इन्वेस्टेड इन बीरा सिंस 2017. सो अब 5 साल हो गए. एंड आई हैव इन्वेस्टेड इन मल्टीपल राउंड्स विद अंकुर. एंड मेरे को जनरली ये लगता है कि कोई भी हैबिट फॉर्मिंग चीज़ है ना, उसमें बहुत अच्छा बिजनेस बन जाता है. तो इफ पीपल गेट यूज्ड टू ड्रिंकिंग अ सर्टेन ब्रांड ऑफ थिंग, एंड ये तो हैबिट फॉर्मिंग है, तो अच्छा, इट्स अ गुड बिजनेस टू बी इन, राइट. सो इवन शार्क टैंक में इन अ कैन जो इन्वेस्टमेंट थी, मैं उसको लेके इसलिए एक्साइटेड था कि मेरे को लग रहा था कि ये तो हैबिट बन सकता है. एक बार टेस्ट डेवलप हो गया, देन पीपल वुड नॉट वांट टू लीव इट. द अदर थिंग इज कि शाम को तुम बुलाओ, कोई पी पिला के कुछ हरकत ही करेगा. तुम तो अपनी सेंसेस में हो, राइट. सो यू गेट टू नो कि क्या बोला, क्यों बोला, राइट. वो तो सुबह तक भूल जाएगा, उसको तो याद भी नहीं है. तो यू कैन ऑलवेज हैव फन एट अदर्स एक्सपेंस. That's there. In fact, recently I went to a wedding and all my friends, they were like hardcore drunk, right? And next morning they're asking कि राज यार हमने क्या किया. मैंने वो मेरे साथ ही रहेगा. Like it gives you power to A, enjoy, B, you can blackmail any of your friends at any time. But so I had a question because I travel a lot, and because of my speaking career and because at the early age of my life I was speaking at UN for India. And for that I used to travel a lot to Europe, and वहाँ पे सब लोग, everybody drinks, right? So I used to feel that I'm left out. And when I came here, I started meeting couple of entrepreneurs and they said कि यार social drinking तो start कर ले. Don't you feel कि people who don't drink, कि अगर तुम नहीं पीते हो तो तुम मिस आउट करते हो, तुम्हारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है? ये मुझे बहुत लगता है सर. यार मैं भी यूरोप में 1 साल रहा था. आई वाज इन फ्रांस, एंड फ्रांस में तो क्या है कि वाइन बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट फ्रांस में आप आई थिंक 10 या 12 साल की एज से इवन ड्यूरिंग लंच यू कैन स्टार्ट हैविंग टेबल वाइन. तो मतलब 10-12 साल के बच्चे भी टेबल वाइन पी लेते हैं, जिसमें अल्कोहल कंटेंट थोड़ा कम होता है. बट एक बार ही होता है ना, नहीं लगी आदत तो नहीं लगी, फिर नहीं फर्क पड़ता यार कि आसपास क्या हो रहा है, राइट. एंड या बहुत सारी पार्टी में जाओ, लोगों को लगता है कि यार तुम ग्लास लेके नहीं खड़े हो, या तो कई बार लोग बोलते हैं कि सोशली तो पी ले, वाइन तो पी ले, या इसमें तो अल्कोहल होता ही नहीं है, ये तो मतलब कोक की तरह है. बट नहीं पीनी तो नहीं पीनी यार. एंड आई डोंट फील ऑकवर्ड एट ऑल, राइट. आई कैन. सो यू डोंट फील नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी कभी मिस हुआ, किसी से नेटवर्क नहीं हो पाया, या दिस टाइम यू डू हाउस पार्टीज, फ्रेंड्स, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बात नहीं. आप मेरे घर आओ, आपको जितनी पीनी है मैं पिला दूंगा. तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई मॉरल व्यू है टू ड्रिंकिंग. It's just that I don't drink, right? As simple as that. Makes sense. I had this thing. मेरे को बहुत लगता था कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं. कभी हो सकता है कि मेरे को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेगी, मेरे दोस्त कम बनेंगे. And there are certain, so when you come from tier 2, right? So I'm from Indore, and till 12th I was not able to speak in English properly. Because obviously nobody in my family speaks English. किसी को नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो मुझे हमेशा ऐसा था कि थोड़ा कूल फैक्टर होना चाहिए. एंड फिर मैं ड्रिंक भी नहीं करता, स्मोक नहीं करता, हुक्का शीशा नथिंग. एंड आई एम लाइक कि भाई मेरा कूल फैक्टर कैसे आएगा. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज देयर.
coming to this point, so you were always studious or were you always this cool? नहीं यार, मैं तो हमेशा से पढ़ाकू था. Okay. तो 5th क्लास तक के बाद का याद है, उसके पहले का मेरे को इतना याद नहीं है. बट 5th क्लास में इज व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग इन टॉप 3 रैंक्स इन माय क्लास. एंड उसके बाद से मैं जनरली पढ़ाई को लेके सीरियस ही था, बिकॉज इफ यू कम फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली एंड यू नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो तुमको होता है कि एजुकेशन इज योर पासपोर्ट टू सक्सेस. Yeah. राइट. तो तुमको पता है कि ठीक है, कुछ पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे. तो उस तरीके से मैं मेहनत करता रहता था. तो या आई वाज स्टूडियस थ्रू आउट. राइट. मतलब मेरे स्कूल में मेरी बहन भी सेम स्कूल में थी एंड शी हैड अ टफ टाइम बिकॉज ऑफ मी. राइट. बिकॉज my teachers would compare her with me, right? And it was always an unfair comparison for her. So I can understand. I've been through that. Yeah, she was 4 years younger to me, and like sometimes the teachers were shocked कि तुम अश्नीर की बहन हो, कैसे हो सकता है. I totally understand. I was like your sister because all my sisters are toppers, 94-95%. और मुझे तो घर में इनफैक्ट जोक करते थे, like my relatives, कि तुम्हारी बहनें डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगी, तुम बनोगे उसके बाद प्यून. तुम वहीं रह जाओगे. So my point was, why I asked you this, कि when you come from a middle class family, when you are totally studious and because you study a lot, because आपके माइंड में आता है कि तुम पढ़ लिख लोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे, तुम्हारी नौकरी अच्छी लग जाएगी, राइट? हाउ डिड दैट ब्रेक एंड हाउ डिड यू देन स्टार्ट एंड गेटिंग इनटू एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स? कि ये माइंडसेट भी तो होता है कि मेरा सेफ्टी, स्टेबिलिटी, उसमें मैं आगे बन जाऊंगा. इनफैक्ट यू वर डूइंग प्रिटी गुड इन योर जॉब एज वेल. नहीं, मैंने काफ़ी नौकरी की है यार. मैंने पहले 7 साल में कोटक में था इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम. एंड इन फाइनेंस नो वन स्पेंड 7 years इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. राइट. सो आई वॉज एन आउटलायर इन एनी केस कि 7 साल एक जगह रुका हुआ है. फिर मेरे को खुद ही लगने लग गया यार, या तो मैं अनएम्प्लॉयबल हूँ, राइट, या मेरे कोई रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. तो मैं 7 साल के बाद जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आई सेड कि चलो कुछ और करते हैं, कुछ और जगह काम करते हैं. देन आई जॉइंड एमेक्स. वहाँ पे मैंने 2 साल किया. बट एमेक्स में इंटरेस्टिंग क्या था कि मेरा काम था फिनटेक स्टार्टअप्स को मिलना. ओके. तो मैं जब मिलता था उन लोगों को, तो मेरे को ये लगने लग गया यार, ये लोग तो हैं हमारे जैसे ही, ठीक है. हाँ, इन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के थोड़ा सा रिस्क लेने का एबिलिटी दिखाया है. कैपेबिलिटी वाइज जितना मेरे में कैपेबिलिटी है उतने में है, उनमें भी है. बट हाँ, रिस्क ज़्यादा लेने का एबिलिटी है. तो थोड़ा वहाँ से एक एंटरप्रेन्योरशिप का वो, क्योंकि मतलब मैं 100 से ज़्यादा फिनटेक फाउंडर्स को मिला हूँगा जब मैं एमेक्स में था. मेरा काम था फिनटेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना ऑन बिहाफ ऑफ एमेक्स. ओके. ओह, सो कोई स्पेसिफिक ऐसा, डू यू रिमेंबर एनी स्पेसिफिक फिनटेक फाउंडर व्हिच यू फेल्ट लाइक यार? नहीं, बहुत सारे हैं. अभी जैसे यू नो पाइन लैब्स के होते थे लोकवीर कपूर, राइट. आई रिलेटेड टू हिम अ लॉट. देन जितेंद्र गुप्ता थे फ्रॉम जुपिटर. फिर नितिन गुप्ता मेरा बैचमेट ही था. वो उस टाइम पेयू चला रहा था, राइट. आई पुट मनी विद क्या कहते हैं, उपासना एंड बिपिन एट मोबीक्विक. विजय को मिला था मैं. इनफैक्ट विजय हैड कम टू पिच टू मी फॉर एमेक्स टू इन्वेस्ट इन पेटीएम, राइट. तो काफ़ी फिनटेक फाउंडर्स को मैं उस टाइम मिला. फ्लिपकार्ट की पूरी टीम को मिला था. तो काफ़ी लोग थे यार ऐसे जो लगता था. कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट डू यू रिमेंबर कि ऐसा यार इसको देख के लगा कि नाउ मेरा एंटरप्रेन्योरल लाइक ये कर सकता है, ये बंदे में बहुत दम है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, एंड आई वांट टू चेंज माय. नहीं यार, मैं नॉर्मली मैं विजय से बहुत इम्प्रेस्ड रहता था. ओके. मतलब मैं विजय के साथ 3 घंटे उसके दफ्तर में बिताए, फिर आके उसने 2 घंटे हमारे दफ्तर में भी बिताए थे. बट मेरे को लगता था कि यार विजय में जो एनर्जी है ना वो अलग लेवल की है. मतलब वो दिखती थी कि जो पैशन है, जो एनर्जी है, वो बहुत ही अलग लेवल की थी. इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, लोगों को पता नहीं है. विजय CFO, राइट, मधुर द्वारा यूज्ड टू बी सिटी बैंकर. तो ऐसे एक दिन मैं जब ग्रोफर्स में था, मैं उसके पास बैठा हुआ था बॉम्बे में, एंड मधुर मेरे को बोलता है, चल सब कुछ छोड़, मेरे को एक बात बता कि अगर एक फाउंडर पे पैसे लगाने होंगे तो किस पे लगाएगा, ठीक है, अक्रॉस सेक्टर्स. एंड मैंने उसको बोला यार मैं विजय शेखर शर्मा पे लगा दूंगा. मैं तो उस टाइम भी एमेक्स के टाइम भी तैयार बैठा था, बट मेरी कंपनी को नहीं समझ आया था उस टाइम कि ये क्या बिजनेस कर रहा है, बट मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था. इंसिडेंटली 2 महीने बाद उसने विजय को ज्वाइन कर लिया था एज CFO, राइट. सो देन आई रियलाइज्ड
कि ये थोड़ा मेरे से बैकग्राउंड चेक कर रहा था कि किस पे पैसे लगे. तो yeah, that's one interesting thing that I recall. And then, so this was your incident from Amex time. And what happened after Amex? Where did you go? So Amex में क्या हुआ? I put money in Series B of MobiKwik. Okay. That was my one major investment, and I was evaluating a lot many. फिर towards 2015 के early 2015 मेरा एक बैचमेट था अलबिंदर ढींसा फ्रॉम ग्रोफर्स. तो उसने ग्रोफर्स शुरू किया था एंड मैं आईआईटी के बाद उससे इतना मिला नहीं था, बट मेरे को पता था कि इसने कुछ चालू किया है. ही रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि यार देख, मैं ना ग्रोफर्स को एज अ हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स कंपनी चला रहा था, मेरे को इसको ग्रोसरी कंपनी बनाना है. तो क्या तू मेरे साथ बैठ के डेक बनवा सकता है, बिजनेस प्लान बनवा सकता है अगर तेरे पास टाइम है तो. मैंने बोला आ जा यार. तो ग्रोफर्स का बिजनेस प्लान, डेक, स्ट्रैटेजी सब एमेक्स के दफ्तर में बनी है. तो 11 बजे के बाद वो में बैठ जाते थे और फिर 1-2 घंटा लगा के बनाते थे. तो ऐसी बात करते करते मैंने उसको वीसी से कनेक्ट किया, सिकोया और टाइगर से मिलके 10 मिलियन का राउंड हो गया. देन अलबिंदर सेठ कि भाई तू आ जा, ये पैसे मेरे को तो पता नहीं कि अकाउंट में डालने भी कैसे और यूज भी कैसे करने हैं. रेस तो हो गए बट अब टीम बनानी है एंड यू बीन इन्वॉल्व, तो तू आ जा. तब मेरे को लगा ठीक है, कभी ना कभी तो आपको जंप लेना था, बिकॉज आप 100 फाउंडर से मिल चुके थे. तो मेरे को लगा ठीक है, इसको मैं आईआईटी से जानता हूँ तो व्हाई नॉट, तो शुरू करते हैं. तो दैट्स हाउ आई जंप्ड एंड जॉइंड ग्रोफर्स इन मार्च 2015. Oh, so the only reason was because you were involved and you trusted the founder. कि was there some other reason? कि यार ये space interesting है, ये वैसा है, कुछ है. नहीं तो मेरे को ये था यार, you'll have to take a plunge, right? It's not like अगर इतना ही वेल लेड आउट पाथ होता तो सभी कर रहे होते हैं, राइट. मेरे को ये था कि ठीक है, मैं बिजनेस को स्क्रैच से देखा है, मतलब बिजनेस प्लान मेरे हाथ का बना हुआ है. अब तो एग्जीक्यूट करने की बात है ना. एंड पैसा भी रेज हो चुका है, राइट. तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. थोड़ा लेके करके कूद जाते हैं. तो देन यू एंटर्ड ग्रोफर्स. फिर सो ग्रोफर, आई हैड अ क्वेश्चन फॉर ग्रोफर्स, बट उससे पहले एक चीज़ यू सेड, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू से दिस. यू सेड कि यार फाइनेंस में कोई इतना लंबा टिकता नहीं है किसी में. 7-8 साल लोग एक में इतना लंबा कोई भी रहता नहीं है. लोग थोड़े थोड़े दिन चेंज कर देते हैं. क्यों ऐसा? लाइक इज दैट रीजन फॉर? आई थिंक वो कल्चरली है. फाइनेंस वाले लोग थोड़े मनी माइंडेड ज़्यादा होते हैं, और मनी माइंडेड लोगों को ये होता है कि हर दूसरे साल में जॉब चेंज कर लो, अपनी कंपनी तो कम इंक्रीमेंट देगी, बाहर वाला ज़्यादा दे देगा. हाँ, कि तुम वहाँ से आए तुम वहाँ से आए हो तो मॉर्गन स्टैनली वाला वहाँ पे जाता है, मेरिल लिंच वाला कोटक में आता है. वो सब एक सर्कल चलता रहता है, राइट. एंड आई थिंक इट्स जस्ट दैट समटाइम्स पीपल फील कि दे विल गेट अ बेटर डील आउटसाइड than an increment internally. And that's why they keep changing, switching. ये चलने दो. And but घूम फिर के सब इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह में आपको सेम ही लोग मिलेंगे. मतलब वो होमोजेनाइजेशन हो चुका है. Okay, so now when we're talking about grofers, right? Grofer is very consumer driven business, right? And now to I think they are trying to compete something on the 10-minute delivery and all of that as well, right? So what was that? I think I want to ask two things. First, what was that one thing which you realized कि इंडियन कस्टमर्स कैसे हैं और क्या है, क्यों ये ग्रो कर सकता है? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट इंडियन कस्टमर्स? बिकॉज एट दैट टाइम यू वर ए बिल्डिंग अ न्यू कैटेगरी, बी यू वर बिल्डिंग स्टार्टअप एंड स्टार्टअप वर नॉट कूल. तो उसको पॉपुलर बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे. सो ऐसा क्या था विच यू फेल्ट कि इंडियन कस्टमर्स को हमने अगर ये कर दिया तो हमारा स्टार्टअप सक्सेस हो जाएगा? ये देखो, इंडियन कस्टमर तो ना सबसे क्या कहते हैं, स्पॉइल्ड कस्टमर है वर्ल्ड का, ठीक है. उसको सब कुछ सबसे सस्ता भी चाहिए, सबसे छोटे साइज में भी चाहिए, और अभी चाहिए, ठीक है. एंड उसके बाद भी उसको डिस्काउंट चाहिए. तो यूएस में क्या है कि सेट मार्केट है कि आप बड़े शहर से थोड़ा ड्राइव बाहर करके चले जाओ तो आपको सस्ता मिल जाएगा माल. शहर के बीच में आओगे तो आपको महंगा मिलेगा. इंडिया में ना प्रॉब्लम है, एक कॉन्सेप्ट है एमआरपी का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. हर एक प्रोडक्ट पे एक एमआरपी छपा होना जरूरी है. आप उससे ज़्यादा बेच नहीं सकते. वो अलग बात है, पीवीआर अपने पानी की बोतल पे 150 रुपये छपवा देगा, और वो 150 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकता, ठीक है. इंडिया के बाहर वो कॉन्सेप्ट नहीं है. आप सेम कोक का कैन लो, उस पर कोई एमआरपी नहीं होता. आप अपने रेस्टोरेंट में वो $5 का भी बेच सकते हो, और हो सकता है आपको 25 सेंट का वॉलमार्ट पे मिल रहा हो, ठीक है. इंडिया में वो प्रॉब्लम है. सो एवरी प्रोडक्ट हैज़ एन एमआरपी, राइट, एंड दैट बिकम्स अ बिग कंस्ट्रेंट. तो इंडिया में
सर्विस के लिए वैसे कोई पे करने को तैयार नहीं है, Yeah. MRP कैप्ड है, राइट? तो कोई भी कंज्यूमर साइड बिजनेस बनाना ना इंडिया में बहुत टफ चीज़ है. तो ग्रोफर्स में भी हमारे को ये था कि हम ऐसा क्या करें कि बंदा मार्केट ना जाए या बाजार ना जाए शाम को और इतना सुस्त हो जाए कि उसको लगे यार ठीक है ये दाल आटा चावल ही तो मंगाना है और इसमें मैं इसके लिए मैं मार्केट क्यों जा रहा हूँ. तो हम वी वांटेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि एक बोरिंग एक्टिविटी को करने के लिए आप बाहर मत जाओ. द बिगर चैलेंज इन इंडिया एज आई टोल्ड यू इज की साइज. इंडिया में क्या है कि आपके पेरेंट्स को हर रोज शाम को जाना है मार्केट तफरी मारने, ठीक है. हाँ. उनके लिए वो इट्स अ सोशल आउटिंग, राइट. यूएस में क्या है कि आपको वॉलमार्ट जाना है तो आप महीने में एक बार ही जाओगे, पूरा अपना गाड़ी का ट्रंक भर के ले आओगे और अपने बेसमेंट में डाल दोगे, फिर पूरा महीना खाते रहोगे. इंडिया में वो नहीं है. इंडिया में हर रोज ही जाओगे, सब्जी लेके आओगे. अब जब तुम हर रोज सब्जी लेने जा ही रहे हो तो तुम अंडा ब्रेड भी ले आओगे. जब अंडा ब्रेड ले आओगे फिर कोई बोलेगा जी आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, तो वो भी ले आओगे, राइट. तो इंडिया में स्टॉकिंग का कल्चर नहीं है, राइट. एंड दैट्स व्हाई बिल्डिंग अ ग्रोसरी बिजनेस वाज डबल टफ in India. And even if you look at it, I don't think people have really cracked grocery as a category. Yeah. And it's nothing against Grofers. I think Grofers has done in fact a much better job than most of the people. But घूम फिर के एक टाइम पे बहुत सारी ग्रोसरी की स्टार्टअप्स आ गई थी. एंड में बची ग्रोफर्स और बिग बास्केट. Yeah. और अब भी क्या हुआ, बिग बास्केट टाटा को बिक गई. ग्रोफर्स सीम टू बी गोइंग अंडर जोमेटो एज ब्लिंकिट. तो बहुत टफ कैटेगरी है. मेरे को जो एक कंपनी समझ आती है, एक ओकाडो करके है यूके में. Okay. दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. They are hyper local deliveries. नो, दे आर नॉट हाइपर लोकल. दे आर लाइक, उनकी 2 वेयर हाउस हैं पूरे यूके में. और बड़े बड़े वेयर हाउस हैं. 140 मिलियन पाउंड का एक वेयर हाउस बनता है उनका, फुली ऑटोमेटेड. बट वहाँ पे भी यूके में भी स्टॉकिंग का कल्चर है. सो इफ यू ऑर्डर, वो एवरेज टिकट साइज 130 पाउंड होता है. 13,000 रुपये होता है. 13,000 रुपये पे आपका 30% मार्जिन होता है, ठीक है. तो आप 4-5 हज़ार रुपये तो पर ऑर्डर बना ही सकते हो पैसे. इंडिया में क्या है, मार्जिन है 15% और एवरेज टिकट साइज है 1,200 रुपये, ठीक है. तो आपको 180 रुपये कमाने को है. अब 180 में आपको डिस्काउंट भी देना है, आपको वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी निकालनी है, आपको लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी निकालनी है, और आपको कस्टमर भी एक्वायर करना है, प्लस डिस्काउंट देना है. हाँ, वो तो डिस्काउंट तो पहले ही आ गया था. और उसके बाद लोग रिटर्न भी कर देंगे, बोलेंगे नहीं पसंद नहीं आया, ये पुराना है. तो उस कैटेगरी में ना पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है. मेक सेंस. एक्चुअली दिस इज बहुत सही इंसाइट है ये कि है ना, यूएस में लोग प्लान और शेड्यूल करते हैं अपना विजिट टू वॉलमार्ट की. संडे को जाएंगे या थर्ड वीक के वीकेंड पे जाएंगे और तब जाके पूरी फैमिली जाती है, सब लेके आते हैं ट्रंक भर के. एंड इंडिया में ऐसा होता है कि आप टहलने जा रहे हो, एक काम करो अंडा ब्रेड लेके आ जाना. दैट्स इट्स मोर ऑफ अ लीजर एक्टिविटी. एवरी नाइट दे हैव टू डू इट, राइट, एंड रादर देन दिस. पर इसमें सो हाउ आर दे मेकिंग मनी? क्योंकि 25 रुपए की चीज़ मेरे को 5 मिनट में दे रहा है. दे आर नॉट. एक ही चीज़ पे आप पैसा बना सकते हो अगर आपका बास्केट साइज अच्छा है. नायका क्यों पैसा बनाता है? क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि कितनी छोटी चीज़ और कितनी हाई वैल्यू चीज़ आप डिलीवर कर सकते हो, उस पर पैसा बनता है, ठीक है. आप कोई भी फ्लिपकार्ट वगैरह भी देख लोगे, उनका पैसा मोबाइल फ़ोन पे बनता है. बिकॉज इतना छोटा सा डब्बा आता है और उसको 20,000 30,000 रुपये में बेचोगे, आपका कुछ मार्जिन है उसमें, ठीक है. कॉस्मेटिक्स में बहुत मार्जिन है. वो तो इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट की डिब्बी भी 4-5 हज़ार रुपये की आ सकती है. तो उसमें पैसा बन सकता है. बट ये जो 10 मिनट 15 मिनट 7.5 मिनट, कोई पैसा नहीं बन सकता इसमें. हम लोग उस बात पे आ गए लेवरेज की, राइट. इन ऑर्डर टू बिल्ड अ बिगर बिजनेस यू नीड लेवरेज, राइट, कि तुम्हारे पास कुछ तो लेवरेज होना चाहिए. कहाँ पढ़ रहा था मैं, आई थिंक नवाल सेड somebody said it कि either you need like a cost leverage or a capital leverage or people leverage. कुछ तो leverage होना चाहिए, and you have built businesses, you have invested in a lot of businesses, right? How do you see कौन से ऐसे सबसे hardcore leverages होते हैं जो you feel कि आज की कैटेगरी में या आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या वैल्यू रखते हैं, कि अगर किसी ने ये क्रैक कर लिया तो उसका बिजनेस बहुत अच्छे से स्केल हो सकता है? पर मैं इतना डिफाइंड तरीके से नहीं सोचता बिजनेस के बारे में. आई थिंक लोगों ने बहुत सारे, या लोगों को मैनेजमेंट फंडे देने में थोड़े मज़े आते हैं तो लोग ये टर्म्स यूज़ कर लेते हैं. मेरे को तो एक सिंपल चीज़ समझ आती है, घूम फिर के सब बनियागिरी है, ठीक है. टिकट साइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जितने भी इंटरनेट बिजनेसेस हैं ना, इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस. कि आपको, आप जहाँ पे फ़ोन लेके खड़े हो ना, वहाँ पे सर्विस आएगी.
आपको नहीं जाना कहीं पे, ठीक है, चाहे वो ऊबर हो गई, चाहे आप बुक माई शो हो गया, यू नो ग्रोफर्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो यू नो अमेजोन हो गया, सब कुछ ये है कि मेरे पास चल के आए चीज़, राइट? तो जब आपके पास चीज़ चल के आ रही है, मतलब किसी और को डिलीवर करनी है, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी हमेशा होएगी बिजनेस में। और उसको कवर करने के लिए आपके पास टिकट साइज नहीं है, तो आप मार्जिन, कोई भी मार्जिन हो, आप कुछ नहीं कर कैसे सकते। कमाओगे? हाँ। तो मेरे को ये लगता है जिस भी बिजनेस में अच्छा टिकट साइज है उसमें पैसा बनता है। अगर आप देखोगे ज़ीरो था, ब्रोकरेज बिजनेस है, राइट, बट टिकट साइज इतने अच्छे हैं कि पैसा बन जाता है, और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बिल्कुल लो है, बिकॉज आप सब कुछ डिजिटली डिलीवर करना है। तो जो भी चीज़ डिजिटली डिलीवर करनी है इंडिया में, उसमें धंधा बन जाता है, राइट? यू नो फेसबुक, इंस्टाग्राम आर बिग बिजनेसेस इन इंडिया, राइट? बिकॉज कंटेंट डिजिटली डिलीवर करना है, घर बंदा नहीं भेजना है आपके कोई पोस्टर पकड़ के कि भाई तू कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज वेरी लो। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज लो, तो वहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट में पैसे कमा लेते हो, राइट? पर जहाँ पे आपको डिलीवर करना है, वहाँ पे तो टिकट साइज के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब जैसे सो टॉकिंग अबाउट D2C बिजनेस, देन अब D2C में हर किसी को डिलीवर करना होता है, राइट? एंड D2C में अभी इतनी ज़्यादा लाइक फंडिंग्स है, पैसा भरे जा रहे हैं, लोग करते जा रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर कमोडिटाइज्ड। वो ब्रांडिंग के दम पे ही अलग हो रहे हैं। लाइक इफ यू सी एनी मेजर प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल सम शू गाय, 1000 लोग सेम शू दे रहे हैं, लेकिन वो कैटेगरी में अच्छा आता है, माइक्स हो गया, फोन्स हो गया, वट एवर, राइट? तो वो लोग, हाउ डू यू थिंक द D2C बिजनेसेस कैन मेक मनी, या हैव यू इन्वेस्टेड इन D2C बिजनेसेस? अभी शार्क टैंक से शुरू करें, उससे पहले थोड़े से पहले शुरू कर दिए थे। सी D2C बिजनेसेस इज अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ बिल्डिंग एन FMCG बिजनेस, ठीक है? D2C में भी अगर आप कुछ बिजनेसेस को छोड़ दें, जैसे बोट इज अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो उसमें मार्जिन हाई हैं, ठीक है, और एवरेज टिकट साइज भी मेरे ख्याल से 1500 से ऊपर ही होगा, ठीक है? तो अगर 1500 में मेरा 50-60% का मार्जिन है, तो मैं घर पहुंचा के भी, ठीक है, 100 रुपये की कॉस्ट लगेगी, मैं डिलीवरी को दे दूंगा, बट मेरे 500-600 रुपये पर प्रोडक्ट बच जाएंगे, ठीक है? जो बाकी बिजनेसेस है ना, मेरे को लगता है वो D2C इज अ वे ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड, कि मैंने दुकान पे जाके एक्सपीरियंस नहीं करा ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम, या मैं एक आइल पे वॉक कर रहा था, फिर मेरे को दिख गया कुछ, मैंने उठाया नहीं, मैं स्क्रॉल कर रहा था अपना फीड, मेरे को कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की ऐड आ गई, मैंने मंगा लिया और मेरे घर आ गया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मंगा लूँगा, तो फिर से टिकट साइज बढ़ गया, विच इज़ फाइन, तो मेरा पैसा बन जाएगा। या फिर मैं उसका इतना एक एविड यूज़र बन गया, और वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि वो ऑफलाइन भी रखने लग गए लोग, तो मैं जब ऑफलाइन गया मैंने तब उठा लिया, ठीक है? तो मेरे को ये लगता है कि D2C इज़ अ डिफरेंट अप्रोच, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन रिटेल शॉप पे फोकस ना करके प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन सोशल मीडिया फोकस करके आप ब्रांड बना सकते हो। इंटरेस्टिंग। कोई प्योर D2C ब्रांड इंडिया में बन पाएंगे एक्सेप्ट फॉर मे बी कॉस्मेटिक्स एज अ कैटेगरी, विच अगेन इज वेरी हाई ticket size and therefore justifies the heavy CAC, profitable, cost of acquisition of a customer. मेरे को लगता है over time majority of business of a D2C brand would have to come from retail. So D2C is where you start, but a normal FMCG is what you become. Interesting take, and it's true, क्योंकि बहुत सारी जो D2C brands हैं, they are actually now killing it in offline space because they have been very profitable, very successful in capturing attention of user. Correct. So if I have to frame this in one line, do you mean to say that D2C is one way to acquire customer for your future offline purchases? Correct. See, D2C is मेरे लिए बहुत सिंपल है. D2C is how you build your brand. If there is, it's a good testing of कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, but it's not the end game of making money. It's a starting game. It's a starting game of making money, right? पैसा आपका तभी बनेगा जब कस्टमर अपना एफर्ट जाके खुद दुकान पे जाके एक आपका प्रोडक्ट ढूंढ के उठा के अपने बास्केट में डालेगा. Love it. अगर आप खुद अपना प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस से डब्बे में डाल के उसके घर तक भेजते रहोगे तो आपका ब्रांड बन जाएगा, पर बिजनेस नहीं बनेगा. Interesting. Push and pull.
कि अगर मार्केट से पुल आएगा तो ही आगे बने. ओके, नाउ दिस टेक्स मी टू द पॉइंट कि हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड. आपके फंडे भाड़े सीधे हैं, मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड इन सिंपल लैंग्वेज कि कैसे somebody कैन बिल्ड अ ब्रांड. बिकॉज नाउ लेट्स से D2C इज ईजी. अब और D2C एक कैटेगरी जहाँ पे कमोडिटाइज बिजनेस को भी तुम एक्चुअली बड़ा बना सकते हो. नहीं तो बाकी ऑफलाइन में जाओगे, यू विल गेट स्लिट. कोई तुम्हें भाव नहीं देने वाला. तो हाउ कैन, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स somebody should keep in mind in order to build a brand? यार सी, मैं तो इंडिया में स्पेसिफिकली सी प्रोडक्ट ब्रांडिंग एक अलग चीज़ है. मैं थोड़ा फिनटेक वर्ल्ड से आता हूँ. वहाँ पे थोड़ा ब्रांडिंग अलग चीज़ है, बिकॉज पैसे का मामला होता है. हाँ, ट्रस्ट. तो ऑल फाइनेंस बिजनेसेस आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट. कि मैंने अगर आपको पेमेंट करी तो आपको इंस्टेंटली मिल गई तो ट्रस्ट है. मैंने आपको पेमेंट करी, आपको 5 सेकंड के बाद SMS मिला तो कम ट्रस्ट है. और अगर आपको किसी को फ़ोन करना पड़ गया, भाई मैंने पेमेंट की थी इसको मिली नहीं, तो कोई ट्रस्ट नहीं है. राइट. सो फिनटेक में तो ट्रस्ट जो है वो ही आपका ब्रांड बनाता है. ठीक है. सो वेदर यू लुक एट भारत पे or the 12% club product that I built or a post-pay product that I built, it's basically built on delivering consistently what you have promised and making your promise that much simple. Okay. Right? भारत पे में हम क्या बोल रहे हैं, आप हमारा QR लगा लो. QR तो बहुत सारे हैं, बट हमारे QR पे आपको लोन मिलेगा. तो दुकानदार सोचता है ठीक है यार, मेरे को पेटीएम के QR से लूँ या फ़ोनपे के लूँ या भारत पे के लूँ, इसमें मेरे को एक एडिशनल चीज़ मिल रही है कि लोन मिल रहा है. Yep. या फिर हमने बोला कि आप हमारे साथ रात को पैसा रखोगे तो आपको 12% ब्याज मिलेगा. तो उसको लगा ठीक है, मेरे को बैंक वाला तो 4% देता है, तो ये 12% दे रहा है. तो ये 2 चीज़ें प्रॉमिस करी. और जो बेसिक है कि पेमेंट तो आएगी, उसको हमने एक गिवन बना दिया कंसिस्टेंट सर्विस से. सो तब ब्रांड बन गया. राइट. 12% क्लब में हमने क्या करा, हमने सिंपल बोला, बहुत ही सिंपल फिलॉसफी थी एंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, कि आप बैंक के पास जाते हो, आप अपना पैसा रखते हो तो बैंक बोलता 4% दूंगा. और उससे लोन लेते हो तो मिनिमम आपको 8% लेगा या 12% लेगा. तो आपको पता है यार, बैंक वाला तो पैसा बनाता ही है. क्योंकि मेरा पैसा 4 तो पैसे का है. हाँ. मेरे को 4 देता है, आगे 12 मेरे को ही वापस देने पे 12 मांगता है. तो ये तो बीच में 8% कमा रहा है. राइट. हमने क्या प्रोडक्ट बनाया, हमने बोला आप 12% क्लब ज्वाइन करो, आप चाहे पैसे दो या लो, 12% रेट है. राइट. तो अब लोगों को लगा यार ये तो बहुत ही कमाल है, ये तो पैसा कमा नहीं रहा बीच में. ठीक है. या एटलीस्ट मेरे पे नहीं कमा रहा स्प्रेड. ठीक है. बट हमने पैसा कैसे कमाया कि उसमें कि दुनिया वर्ल्ड बोलता है कि बैंक में एसेट लायबिलिटी मैच होनी चाहिए. मैंने बोला नहीं, एसेट कम करो, लायबिलिटी ज़्यादा कर दो. तो ज़्यादा लोग पैसे लगा रहे हैं और वो हम दुकानदारों को दे रहे हैं आगे, जहाँ पे हम 48% कमा रहे हैं. ठीक है. तो हमने वैसे करके, बट जो यूजर है 12% का, उसके लिए सिंपल है. तो बस मैंने अगर यहाँ पे अपना इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, मेरे को जिस दिन 1 लाख रुपए चाहिए, 12% के हिसाब से डेली इंटरेस्ट के हिसाब से आ जाएंगे. अगले महीने में एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए रख लूंगा, तो मेरा जो पिछला इंटरेस्ट लगा था पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा यहीं पे. इंटरेस्टिंग. पोस्ट पे भी हमने क्या किया, हमने बोला भाई क्रेडिट कार्ड सबके पास होता है, क्रेडिट कार्ड की मशीन हर जगह नहीं होती. ठीक है. दूसरी बात, तुम मेरे को बोल रहे हो फ़ोन खरीद लो तो मैं आपको EMI बना दूंगा. यार मैं फ़ोन तो 6 महीने में एक बार ही खरीदता हूँ. मेरा तो पेट्रोल का खर्चा है, मेरा हर रोज़ के खाने का खर्चा है, उनको भी मेरे को EMI में बनाना है. तो वो कोई नहीं ऑफर कर रहा. तो हमने उसमें क्या प्रोपोजिशन बनाई कि बस दे देना आराम से. पहले तो सिंपल बात करो, मतलब जो लोगों को समझ आती है ना, 4 शब्द से ज़्यादा बोलना पड़ेगा ना अपना प्रोडक्ट को समझाने के लिए, तो प्रोडक्ट ही नहीं है. सही है. कि बस पोस्ट पे नाम बोलना चाहिए, 12% क्लब, ये क्लियर है कि 12% मिलेगा. क्लब में क्या होता है, कोई मार्कअप नहीं होता, एट कॉस्ट चीज़ें मिलती हैं. ठीक है. तो नेम शुड टेल यू कि इसमें क्या होने वाला है. पोस्ट पे मतलब अभी नहीं करना, बाद में पे करना है. ठीक है. दे देना आराम से, हमारी टैगलाइन है. उसमें हमने क्या बोला, यार देखो हिंदुस्तान में तुम कहीं पे भी जो आप QR देखते हैं, हम नहीं लगाए हैं. भारत पे हमारा काम ही था QR लगाना. बट QR पे अगर आपको पेमेंट करनी है UPI से, तो आप अपने बैंक से पैसा भेज रहे हो. हमने बोला क्रेडिट कार्ड बना देते हैं इसको. तो आपको भारत पे का QR कहीं पे दिख रहा है, आपने पोस्ट पे से पेमेंट करी, तो आपके बैंक से पैसे नहीं गए, क्रेडिट से पैसे गए. ठीक है.
साथ में हमने आपको एक क्रेडिट कार्ड भी पकड़ा दिया हम्म, कि ठीक है भाई आपने ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन कोई फ्लैशी जगह है तो आपके पास कार्ड भी है। हम्म, हमने ये भी बना दिया कि आपको अपने बैंक में पैसे लेके जाने हैं भाई, दोस्त को देने हैं, ठीक है, या मेरे को अपने स्प्लिट वाइज से सेटल करना है, बैंक में ले जाओ, 2% हमको दे दो, ले जाओ। मंथ के एंड में बिल आता है, बिल में भी पेमेंट में ऑप्शन बना दी कि भाई मंथ के एंड में जो बिल आ रहा है उसको फुल पे करना है या उसको ईएमआई पे ब्रेक करके पे करना है, आप डिसाइड करो। तो प्रोपोजिशन सिंपल, एग्जीक्यूशन इमैक्यूलेट, एंड योर ब्रांड विल गेट बिल्ट। एटलीस्ट ये मेरा बिलीफ है विद माई बिजनेस विच इज फिनटेक। ओके, एंड कई बार मेरे को भी ये लगता है कि मेरे पास क्या जादू है कि, बट कोई जादू नहीं है, राइट? इट्स बीइंग ऑनेस्ट कि मार्केट को क्या चाहिए और तुम क्या दे सकते हो। अगर वो दोनों मैच्ड हैं और तुमने अपने आप को थोड़ा सिंपलीफाई करके रखा हुआ है तो ब्रांड बन जाता है, राइट? मतलब मैं आपको पोस्ट पे बताऊं, हम महीने की 300 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं, 3 महीने भी नहीं हुए ब्रांड को लॉन्च करे, राइट? कुछ 2.5 मिलियन डाउनलोड्स हैं, वाओ, राइट? 12% क्लब में हमने कुल मिला के 1500 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा चुके हैं, राइट? तो मेरे को लगता है कि अगर सिंपल प्रोपोजिशन है और एक ट्रस्ट है ब्रांड पे तो स्केल इंडिया में बहुत है। एंड मेरे को ये फिनटेक का बिजनेस क्यों पसंद आता है, एंड अगेन कमिंग टू पॉइंट, यूपीआई और इन सब नेटवर्क की वजह से कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 0 है। या तो जहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 0 है वो डिजिटल है, मेरे को बंदा नहीं भेजना, मस्त बिजनेस है, शाही बिजनेस है। हाँ, बिकॉज इट मेक्स सेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करने में पैसा बनता है, और इंडिया में लेंडिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था, Exactly. एंड दैट इज़ व्हाट यू ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज, एग्जैक्टली। राइट? एंड देयर जो इतने फिजिकल बैरियर्स थे जो एक लेंडिंग बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं, दैट यू आर रिड्यूसिंग वन बाय वन। ओके, तो प्रोडक्ट जब निकालते हो, निकालने के पहले आई वांट टू टेक वन स्टेप बैक कि थोड़ा ऑडियंस के लिए अपन ईजी बना देते हैं, ठीक है? और एकदम सोर्स के बात करते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया तब अब ये डे वन पे तो आता नहीं है कि यार मैं ऐसा कुछ क्यूआर बना लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा। तो ये सीखा कहाँ से, कैसे सीखा? What's your when you started, what was the first major role? Like, were you the tech developer? What were you doing? So my major role when we started, I had a tech co-founder. Okay, उसने फिगर आउट कर लिया था कि क्यूआर बनेगा कैसे, ठीक है, राइट? माय जॉब वाज टू से कि इसको हम मार्केट में मास पे कैसे लेके जाएंगे और स्केल। पहले साल में ही लाखों मर्चेंट्स को कैसे एक्वायर करेंगे। तो हमने पहले क्या होता था, आप दुकान पे जाते थे, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, केवाईसी करते थे, फिर उसको 15 दिन बाद क्यूआर बना के दे के आते थे। आई सेड भाई ये नहीं चलने वाला, प्री प्रिंटेड क्यूआर की किट्स बनाओ, सेल्स का बंदा क्यूआर की किट लेके जाएगा, ओके, कोई केवाईसी नहीं करना वहाँ पे दुकानदार का, उसका बैंक अकाउंट लिंक करो और क्यूआर से लिंक करो और वहीं पे उसको पहली ट्रांजैक्शन करके आओ, तब ये स्केल होएगा। दैट वाज माय रोल, सेइंग कि इसको मार्केट कैसे लेके जाना है, दुकानदार को क्या चाहिए भाई, ये सोचो। तुम उसको जाके वही कागज मांग रहे हो, तो बैंक वाला भी मांग रहा है, अगर वो फिर वही बोलेगा कि भाई इतने कागजी कार्रवाई करनी है, मेरे को नहीं करनी। हाँ, 15 दिन लगाना है, दिमाग लगाना है। तो एंड जब मैंने ये प्री प्रिंटेड किट्स निकाली ना, दैट चेंज द मार्केट। पहले 6 महीने में ही हमने इतने क्यूआर डाल दिए थे कि फोन पे, पेटीएम हिल गए थे कि भाई कौन है, कर क्या रहे हैं ये। या सो दैट वाज योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि सबसे पहले दैट वाज योर गोल। अब ये ठीक है, तो ये आपने कंज्यूमर्स फिर क्या हुआ कि आपने किया 6 महीने तक, आपको एक हेडरूम बन गया, बाकी लोग डिसमिसिव हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं दुकानदार से 2% लेने का, हम तो बोल रहे हैं 0%, दुकानदार बोल रहा है भाई 0% वाला यूज करूंगा, सेम प्रोडक्ट है, हाँ, ठीक है। उसके बाद बाकी लोगों ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया, बिकॉज अब सबको मार्केट अपनी बचानी है। तो हमने बोला सिर्फ इस पे तो नहीं चल सकता, फिर हमने लोन शुरू करा। हमने बोला ठीक है, आप आज की डेट में उसका क्यूआर भी 0% पे, मेरा भी 0% पे है, बट मेरा लोन देता है। फिर लोन वाला जो था, सबको लोन नहीं चाहिए, ठीक है, और लोन मेरे को भी सबको नहीं देना, या क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वो वापस करेगा नहीं करेगा, मेरे को भी रिस्क असेसमेंट करना है। फिर मैंने सोचा यार, अगर पैसे अंदर आ रहे हैं कस्टमर से और दुकानदार को 100 रुपये की जगह 101 रुपये मिले, तो उसको लगेगा भाई इनका क्यूआर यूज़ करूँगा। फिर हमने वो प्रोडक्ट बनाया कि आप कस्टमर से तो पैसे ले रहे हो,
आप हमारे साथ ओवरनाइट रखो, उसको हम P2P इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। उससे मार्केट को लगा यार ये तो सबके लिए प्रोडक्ट है, बिकॉज उसमें दुकानदार को रिस्क लेना है हम पे, हमको दुकानदार पे रिस्क नहीं लेना। Yes. तो वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ऐसे कर करके एक एक करके मतलब आपको पता है कि यार मेरे पीछे भाई 2 गोरिल्ला भाग रहे हैं, ठीक है, और मैं तो छोटा जानवर हूँ, तो आप कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, राइट, कि मैं कैसे अपने आप को इवॉल्व करूँ कि मैं भी रेस में आगे इनसे तेज भागता रहूँ। तो मैं तो इतना पैरानॉइड फाउंडर हूँ ना, मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ भी प्रोडक्ट निकालूंगा ना, कोई आके कॉपी कर लेगा। मेरे को बहुत पैरानॉइड है। Yeah. ठीक है, तो मेरे को तो हर 6 महीने में एक नया प्रोडक्ट उतारना है मार्केट में, ताकि मेरी डिफ्रेंसिएशन बनी रहे। राइट, एंड इंडियन मार्केट है कॉम्पिटिटिव यार। Yeah. ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि कैसे स्टार्ट ऐसे कैसे करके, क्योंकि हर कोई कॉपी कर लेता है, तो आप आगे कैसे रहते हो, कैसे चेंज करते हो। बट दैट यू आंसर्ड कि हर 6 महीने में ऐसा कुछ नया मारते जाओ मार्केट में कि भले वो सक्सेस हो या फ्लॉप हो, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तो बनता ही रहेगा। तब तक कुछ दिमाग हो, आगे धीरे 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 तुम और सक्सेसेस बन सकते हो। एंड मेरे लिए बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है जी। देखो आप देखो, जब आपने QR लगा दिया, ठीक है, आज तक कोई हमारा 12% वाला प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर पाया बाय द वे। ठीक है, तो ठीक है, आपको एक डिफरेंशिएशन मिल जाएगा जहाँ पे आप खेल रहे हो, बाकी लोग नहीं खेल रहे हैं। फिर जब पोस्ट पे का आइडिया आया, राइट, पोस्ट पे का आइडिया भी मेरा इस तरीके से आया कि मेरे दुकानदार को और क्या चाहिए। लोग सोचते हैं कंज्यूमर साइड प्रोडक्ट है, मेरे को ये था कि मैं अपने दुकान अपने QR पे और ट्रांजैक्शंस कैसे भेजूं। तो मेरे को था ठीक है, अगर मैं कस्टमर को क्रेडिट दूंगा तो वो बोलेगा ठीक है मैं तेरा QR स्कैन करके उससे पे कर देता हूँ। सो पोस्ट पे जो बना प्रोडक्ट was to help my shopkeepers earn more, right, और actually extend credit to their customers, and उसमें दुकानदार के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो वो जो 0% MDR था वही 0% MDR है। बट उसको सॉल्व करने के चक्कर में हमने कंज्यूमर के लिए भी एक चीज़ बढ़िया बना दी, राइट, एंड उसमें भी हमने एक फीचर डाला कि आप अपने बैंक में पैसे ले जाओ। अब सिंपल सी बात है, अगर आप क्रेडिट कार्ड भी देखो, आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, उसमें 3.5% लगते हैं, बट आपको ATM जाना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड के ऐप में एक बटन नहीं होता कि ये बैंक में ले जाए यार। जब अब सब कुछ ही बैंक से हो रहा है, मैं क्यों ATM जाऊंगा। ATM तो मतलब एक लॉस्ट कॉन्सेप्ट है अभी। तो हमने एक बटन बना दिया, ठीक है, टेक मनी टू योर बैंक, जस्ट पे 2%। एज इन कि आप सपोज करो आप पोस्ट पे में हो, आपको 1 लाख रुपए की लिमिट दिखी हुई है, आपने 5,000 रुपए का पिज्जा पार्टी कर ली, ठीक है, आपने क्रेडिट हमारा जो पोस्ट पे का कार्ड है उससे यूज करके Amazon से कुछ मंगा लिया। अब आपका दोस्त बोल रहा है मेरे को 20,000 रुपये दे दे, ठीक है, तो बोल रहे चल, नहीं है मेरे पास भी नहीं है, बट मेरे पास अभी भी क्या कहते हैं 80,000 रुपये की लिमिट पड़ी है पोस्ट पे में। तो आप एक बटन है सेंड मनी का, उससे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले जाते हो, ओके, और 2% दे के फिर आपने आगे जिसको देने जो यूज करना है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, बिकॉज टेकिंग मनी टू योर बैंक अकाउंट इज अ बिग यूज केस। Only spending at shopkeeper is not the use case. Smart. It's very smart. But इसमें my question was initially because I wanted to give people some idea of what do you read, where do you learn from, कि कैसे ये सीखा कि कस्टमर इनसाइड और फंडामेंटल्स आपके बहुत क्लियर है, राइट। तो फंडामेंटल्स क्लियर होने की वजह से एक के बाद चीज़ें यू आर डूइंग इट। बट ये सब कैसे क्लियर हुआ? क्या कुछ पढ़ते हो, लाइक आर यू रीडिंग सम काइंड ऑफ बुक्स? नहीं यार, मैं हैव यू रेड, लाइक डू यू रेकमेंड कि यार ये बुक ने मेरा दिमाग चेंज कर दिया, या इज देयर सम मेंटर और इज देयर समबडी यू फॉलो और अदर पीपल और मे बी लाइक इंस्टाग्राम अकाउंट्स और ट्विटर अकाउंट्स और पॉडकास्ट यू लिसन टू? नहीं, मैं मेरे को कोई हीरो वर्शिप में कोई शौक नहीं है, ओके, ठीक है। मेरे को बहुत सारे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है, बट मेरे को ये लगता है कि गेम तुम्हारे और मार्केट के बीच की है, तुमको मार्केट रीड करनी है, ओके, ठीक है। तो मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, ओके, ठीक है। मैं जब बाहर भी जाता हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें नोटिस कर लेता हूँ जो लोग नहीं नोटिस कर रहे होते। बट मेरे को मज़ा आता है एक दुकान पे जाके देखने के लिए कस्टमर और दुकानदार कैसे बिहेव कर रहे हैं आपस में। मैं एक जो आर्ट ऑफ बाइंग है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ, ओके। किताब मेरे को नहीं लगता, अगर तुमको बोलेगा ना व्हाट इज द फेवरेट नॉवल, आई विल बी एट अ लॉस। मतलब मेरे को नाम भी नहीं याद होंगे, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी,
ठीक है, मेरे को एक पॉडकास्ट नहीं सुनी होगी आज तक, मेरे को पॉडकास्ट का बटन कैसे होता है वो भी नहीं पता, ठीक है, या कैसा दिखता है या कहाँ पे सुनते हैं मेरे को वो भी नहीं पता, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है कि यार मार्केट में टाइम स्पेंड करो। इंडियन मार्केट बहुत यूनिक भी है। जो यूएस में चल रहा है जरूरी नहीं है वो इंडिया में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यूएस की डायनेमिक्स अलग है, इंडिया की डायनेमिक्स अलग है, बट मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे आपको अपने आप मज़ा आ जाएगा कि वहाँ से बहुत नॉइज़ भी आती है, बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो नॉइज़ फिल्टर होके एकदम क्लियर आपको मार्केट में क्या डिमांड है वो भी पता लग जाती है। बट मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता यार, मतलब आई एम प्रॉब्ली द मोस्ट वर्स्ट रेड founder you would have come across. But you're very clear and very succinct is the point. Succinct. Sorry, succinct is the word. You're very on point. तो fundamentals, आप बात हो कि fundamentals clear होना चाहिए। जैसे क्या 3 pillars हैं fundamentals, ऐसे 3 कौन से pillars हैं कि अगर मैं market में जाता हूँ as let's say, because so I'll tell you where I'm coming from. पहले ना लोग entrepreneur बनते थे situation की वजह से कि सिचुएशन ऐसी आ गई यार, अब कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई धंधा अच्छा मिल रहा है, जॉब मिल रही है, बनना पड़ रहा है। अब लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं बाय चॉइस, बिकॉज अब ग्लैमरस हो गया है। अब लाइक यार शार्क टैंक में जाने को मिलेगा, ये करने को मिलेगा, मैं बहुत गाड़ियाँ चलाऊंगा, ऑल ऑफ दैट। सो व्हेन पीपल बिकम बाय चॉइस दे वांट टू ट्रेन एंड डेवलप और हाउ डू से मोल्ड देमसेल्व्स इन अ वे कि यार मैं ऐसा बन जाऊँ। तो उस टाइम पे लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे होते हैं कि मैं कुछ पढ़ लूँ, किसी के साथ घूम लूँ, किसी के अंडर, ऐसे इंसान के अंडर नौकरी कर लूँ कि यार मुझे सब सिखा दे, राइट। तो इसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हु वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस, उनके से क्या 3 या 4 फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि भाई ये 3 चीज़ तुमको अपने आप को आंसर करना ही पड़ेगा। देख, मेरे को फंडामेंटली ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट कितनी बड़ी है। छोटी मार्केट के पीछे सर खपाते रहो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा ये क्लियर होना पड़ेगा कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो दूसरा कोई नहीं कर रहा, ठीक है। और तीसरा ये क्लियर होना पड़ेगा कि इवेंचुअली पैसा कैसे बनेगा, ठीक है। पहले राउंड में कोई डाल देगा, सिक्वोया डाल देगा, टाइगर डाल देगा, 5वें राउंड तक भी डाल देगा, बट घूम फिर के पैसा तो कस्टमर से बनाना है। तो इवेंचुअल स्टेट में कस्टमर से पैसा कैसे बनेगा, ये 3 चीज़ें तुमको बिल्कुल ही क्लियर चाहिए। अगर इसके बिना कर रहे हो, ठीक है, या तो बाकी 2 चीज़ें ओवर टाइम फिगर आउट कर लो स्मार्टली एंड देन बोल लो जी हाँ जी मेरे को तो हमेशा से पता था यही होना है, राइट। अदरवाइज इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल कि अगर इन तीनों चीज़ों की आपको क्लैरिटी नहीं है तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल। वो मार्केट जैसे ही नीचे बैठेगी ना, वो सेम इन्वेस्टर आप पे पैसा लगाने पे भी नहीं खड़े होंगे। जो ये मोस्टली जो ई कॉमर्स बूम में रिसेंटली वी सॉ दैट इन इंडिया, राइट, कि सब बहुत सारे लोग आ गए, पैसे सब पे लगा दिया, ओनली फ्यू फिगर्ड आउट कि भाई पैसे कमाने कैसे हैं, बाकी सब बंद होते गए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एंड वो हमेशा ही होगा, मतलब सी कैपिटल मार्केट इज ऑलवेज लाइक अ वेव, राइट। उसका ऊपर जाती है, नीचे आती है, राइट। एज एन ऑपरेटर आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ऊपर और नीचे दोनों मार्केट में कैसे पैसे कमाने हैं। That's there. And this is your basic fund strategy to invest in startups as well? कि स्टार्टअप्स में सी मैंने शार्क टैंक से पहले कुछ 50-55 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। कौन सी मेजर कैटेगरी सबसे ज़्यादा किसमें, फिनटेक में? मेजर मेरा फिनटेक होगा, आई थिंक 40 to 45% फिनटेक की इन्वेस्टमेंट्स होंगी। बट देन आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट इन, एज आई टोल्ड यू ना, जहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी नहीं है ना, मेरे को वो चाहिए। कौन से ऐसी और कैटेगरीज हैं? मतलब जैसे सर्विसेज हो गई, जो डिजिटल सर्विसेज है, ठीक है, उसमें मेरे को कंफर्ट है, राइट। फिजिकल वाले में भी कुछ अच्छी है, जैसे एक पार्क प्लस करके अमित लखोटिया की पार्क प्लस, व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो हर जगह अपने पार्किंग बैरियर्स लगा रहे हैं एंड आपका जो फास्ट टैग है वही गाड़ी का चल जाएगा पार्किंग में एंट्री करने के लिए। तो मेरे को लगता है वो नेचुरल मोनोपोली का बिजनेस है, ठीक है। अभी फिजिकल एलिमेंट बहुत है उसमें, आपको हर मॉल को जाके एक्वायर करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली मैं हर बंदे को ये होगा, ठीक है यार मेरा टोल का गेट खुल जाता है तो पार्किंग का गेट भी इसी से खुलना चाहिए। सही है। तो मेरे को तो ऐसे बिजनेस मेरे को अच्छे लगते हैं। मेरे को लगता है यार या तो कोई नेचुरल मोनोपोली बना रहा हो या कॉस्ट ऑफ डिलीवरी लो, और फिजिकल डिलीवरी तो हो ही ना, ठीक है। तो वैसे बिजनेस में मेरे को ज़्यादा मजा आता है इन्वेस्ट करने में। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फाउंडर में दम चाहिए। एंड फाउंडर में दम कैसे डिसाइड करते हो?
क्या ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं? फाउंडर में दम तो बात करके ही पता लगता है. इट्स लाइक जिसको कुछ करना होता है ना, उसकी आवाज़ में कन्विक्शन होता है. ठीक है, उसके पास सारे जवाब नहीं भी होते ना, तो जब वो ना भी बोलता है ना, यार मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, तो उसमें अपॉलॉजी नहीं होती, उसमें इंट्रोस्पेक्शन होता है कि भाई मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मैं बट ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, तो मेरे लिए तो एक फाउंडर की जो एक ऑनेस्टी है कि हाँ ये पता है, ये नहीं पता, बट मैं फिगर आउट कर लूँगा. और एक जो वो एक पैशन है कि नहीं यार मेरे को तो यही बनाना है, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो कॉन्वर्सेशन से ही आता है, जूम से नहीं आता. ठीक है, मेरे को सामने बैठना पड़ेगा. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि यार ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा. लॉन्ग हॉल के लिए है कि सिर्फ फैशन है, फाउंडर बनना है इसलिए ये भी फैशन में कूद गया. तो ये सब चीज़ें मेरे को लगती है. बट मेरे लिए तो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन ही है. मेरे लिए वो lot of people think they have figured out the science behind it. I at least haven't. Maybe in my mind there is a science going on, but मैं उसको वर्बलाइज नहीं कर सकता. मेरे के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा अगर मैं बैठूं किसी के पास, तो मेरे को अंदर से आवाज़ आती है हाँ यार लगाना है नहीं लगाना है. राइट, जहाँ नहीं लगाना होता वहाँ पे नॉर्मली 10 मिनट के अंदर आवाज़ आ जाती है. जहाँ लगाना होता है वहाँ कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं. यू सेड समथिंग वेरी गुड, क्योंकि ये मैं जितने फाउंडर से बात करता हूँ ना, उनमें हर किसी में कोई ना कोई एक पॉइंट पे आके वो भी यही बोलते हैं, किसी ना किसी एक चीज़ में, मे बी कोई प्रोडक्ट बनाने के बारे में, कोई मार्केट अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, वो यही बोलते हैं यार कोई ऐसा होता है अंदर से आवाज़ आती है, मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, बट देन आई फिगर आउट. एंड मैं जब बैठता हूँ मुझे आ जाता है, आई गेट दैट गट फीलिंग. कई बार तो ऐसा होता है कि तुम खुद सोच रहे होते हो एज अ यूज़र कि यार ये कोई सॉल्व क्यों नहीं कर रहा मार्केट. वो बहुत आसान डिसीजन होता है. जैसे मैंने एक टाइम पे मेरे को बहुत शौक था कि मैं बनाऊं कि यार मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैं व्हाट्सएप बहुत यूज़ करता हूँ, बट मैं फेसबुक का स्टॉक क्यों नहीं खरीद पाता. ठीक है, तो मैं कि जब मैंने भारत पे स्टार्ट किया तभी की बात है कि मेरे को लगा कि एक बारी करते हैं. एंड लकीली एक फाउंडर ने मेरे को रीच आउट करा एंड वो बोलता है कि सर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि आप इंडिया में बैठ के टेस्ला का स्टॉक कैसे नहीं खरीद सकते. मैंने बोला भाई सुनना ही नहीं आगे, तू पैसे ले ले. बिकॉज वो तुम सोच ही रहे थे, वो सामने से वो सेम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आ गया. तो देन इट इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू टेक अ कॉल. बट वो रेयरली होता है, राइट. बट वो भी 10 मिनट वाली हाँ की कॉल्स भी होती हैं समटाइम, बिकॉज देन तो यू ऑलरेडी नो ना, तुमने अपने दिमाग में इतना बना चुके हो ऑलरेडी कि तुम बस वेट ही कर रहे हो कि यार अब फाउंडर तुम बोल रहे हो यार कि कोई नहीं करेगा ना तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, और कोई लेके आ जाता है, और कोई लेके आ जाता है फिर. और लगता है कि बंदा दम है और वही लॉजिक से सोच रहा है जिससे तुम सोच रहे थे, तो देन इट बिकम्स ईजियर. देन इट मेक्स सेंस. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाउ लेट्स गो टू द शार्क टैंक पॉइंट, राइट. कि अगर आपने भी बोला कि यार 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता है किसी के साथ, अब शार्क टैंक में जल्दी जल्दी होता है. आई मीन ऑब्वियसली हमें तो सिर्फ 15 मिनट दिखाते हैं, पीछे 45 मिनट 1 घंटा बैठते हो. अब उसमें 10 लोग बैठे होते हैं, मतलब 7 शार्क्स 5 शार्क्स एट टाइम, और डिस्ट्रैक्शंस होता है, प्रेशर होता है, सब होता है. तो उस पर कैसे डिसाइड करते हो शार्क टैंक पे व्हाट वाज योर माइंडसेट टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस? वाज इट एनी डिफरेंट कि सेम? आई थिंक फॉर मी इट वाज द सेम, राइट. मेरे को ये था कि जहाँ मेरे को कन्विक्शन होएगी वहाँ मैं लड़ लूँगा. ठीक है, चाहे कम इक्विटी पे डील करनी है कर लूँगा. जहाँ कन्विक्शन नहीं है मैं ना कर दूंगा. सो जब आप ये सब शूट्स भी देखते हो ना, 45 मिनट के शूट होते थे, जहाँ मेरे को ना बोलनी होती थी ना, मैं 15 मिनट में बोल के आउट. एक पिच में तो उसने बोलना ही बंद किया, मैंने हाथ रेस करके आउट कर दिया. मैं बोला भाई नहीं, सुनना ही नहीं आगे. और ठीक है, मेरे लिए तो सेम ही था. हाँ, मज़ा ये आता था कि नॉर्मली जब आपके पास कोई पिच करने आता है तो उसको आपसे पैसे चाहिए, वो गिवन इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ पे एक एडेड डायनेमिक ये था कि यार पिच तो कर रहा है, मेरे को समझ भी आ रहा है, मेरे को पैसे भी डालने हैं, बट ये मेरे से लेगा ही नहीं लेगा, बिकॉज दूसरा बंदा भी ऑफर देगा. तो वो एक एडेड डायनेमिक था जो कि फन था. नॉर्मल पिचेस में वो फन नहीं होता. लगता है ठीक है यार तू मेरे से पैसे मांगने आया था, मैंने हाँ बोल दिया, ना बोल दी, अब तू मेरे से चेक ले जाएगा, राइट. बट ये नहीं है ना कि यार अमन बोल रहा है नहीं मैं आपको भी पिच मार रहा हूँ, अमन को भी मार रहा हूँ, अगर अमन ने हाँ बोल दी तो आपको ना बोल दूंगा, अगर आपको हाँ बोल दी उसको ना बोल दूंगा. तो वो एक कॉम्पिटिटिवनेस बिटवीन द शार्क्स है ना, दैट इज द एडेड एलिमेंट हियर, दैट इज जो कि नॉर्मल लाइफ में होता नहीं है वैसे.
So when we were talking, you said कि इससे पहले ना Shark Tanks you have been watching, right? Like have you seen any episode before this? No. मैंने फिर ये हुआ कैसे? Like how did they reach out? मैंने फ्लीटिंगली मतलब किसी के घर पे चल रहा है, मैं कहीं गया हूँ, तो मैंने आधा घंटा देख लिया होगा. पर कभी प्रॉपरली Shark Tank देखा ही नहीं. मैंने कभी नहीं देखा. इनफैक्ट जो शो का शो रनर था, जो डायरेक्टर होता है, व्हेन ही केम एंड ही शॉर्टलिस्टेड मी, राइट, सेइंग कि ठीक है, ही यूज्ड टू सेंड मी लिंक्स सेइंग कि ये देख लो. मैंने आज तक क्लिक ही नहीं करा. मेरे को ये था यार कि सी आई एम नॉट गोइंग टू शार्क टैंक टू बी एन इंडियन वर्जन ऑफ अ अमेरिकन शार्क. ठीक है, आई वुड रादर गो टू द शार्क टैंक रॉ. पीपल लाइक इट, ओके, पीपल डोंट लाइक इट, ओके, एक सीजन है, करके देख लेते हैं. सो यू नो आई फील कि एटलीस्ट जब मैं खुद भी देखता हूँ ना, जब तो मेरे को अपनी रॉनेस दिखती है वहाँ पे. हाँ. राइट. सम पीपल बिलीव कि यार मैं आई एम रफ अराउंड द एजेस, जो मर्जी बोल लो, राइट. बट उसका वन ऑफ द बेसिक रीजन इज कि जो मैं हूँ वो हूँ यार. मतलब मेरे को पता ही नहीं कि कैसे बिहेव करना है शार्क टैंक में. मेरे को तो जैसे नॉर्मल हूँ मैं वैसे ही रहूँगा. तो आई थिंक अब वो मेरे एडवांटेज पे है, मेरे डिसएडवांटेज पे, दैट द ज्यूरी इज आउट. बट एटलीस्ट मेरे को क्लियर था कि मैं आई एम नॉट हियर टू बी एन इंडियन वर्जन ऑफ अ फॉरेन शार्क. Yes. And that's why you built your own and you were the way you were. But ये होता है, सिलेक्शन क्या होता है, कैसे, what's the process? यार, कि एक दिन रैंडम फोन किया, बोले सर आपको शार्क बनाना है. नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक सोनी पिचेस की शॉर्टलिस्टिंग के लिए उन्होंने एक वेंचर कैटलिस्ट करके अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है, उनको रीच आउट करा था. वेंचर कैटलिस्ट ने भारत पे में पैसे डाले थे. मैंने उनको बहुत अच्छे पैसे कमा के दिए, 80x रिटर्न दिए, 80 टाइम्स. तो वेंचर कैटलिस्ट ने उनको मेरे ख्याल से एक लिस्ट बनवाई थी ऑफ पोटेंशियल फाउंडर्स इन इंडिया दैट दे कुड अप्रोच. इट वाज अ 300 पीपल लिस्ट. ओके. And then I think they did their own background research and they reached out to me. So and मैं तो देखा नहीं था, तो मेरे को इतना क्रेज भी नहीं था कि ठीक है बोल रहे हैं शार्क टैंक इंडिया में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करनी होगी. मैंने ठीक है कर लेंगे यार. तो मैं आई वेंट टू दैट, बट आई हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद द शो रनर, जो बिमल करके है, राइट. एंड ही ऑल्सो लाइक्ड मी. देन दे सेड कि सर एक आपसे कॉन्वर्सेशन करके तो बहुत मज़ा आया जूम पे, बट आपके घर आके एक मॉक पिच कर लेते हैं. मैंने बोला कर लो यार. तो यहीं पे घर पे ही मॉक पिच हुई. एक अकेली हुई पहले, फिर एक अमन के साथ भी हुई. तो मेरे को नहीं पता था कि हाँ या ना बोलने वाले हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं थी. देन दे सेड कि सर आप आ जाओ, आपको हम लेना चाहते हैं. तो मैंने बोला ठीक है यार, अगर मैं आ जाऊँगा, पर मेरे को ये बताओ बाकी कौन है, राइट, मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, राइट. दैट इज वॉज critical, more exciting, for me. कि यार I have to be sitting with the right set of people. तो then they told me कि पीयूष बंसल है. अमन को मैं उसी टाइम मिला था मेरे घर पे जब पिच आया था. That's the first time I met him. So I felt कि ठीक है पीयूष है, अमन है, विनीता was my junior from IIM Ahmedabad, right. अनुपम को मैं पहले से जानता था. मैंने एक बारी भारत पे से उस अनुपम से पैसे उठाने की कोशिश की थी, राइट. वो फाइनली मेरे को बाहर से पैसे मिल गए थे, तो मैंने अनुपम से लिए नहीं थे. बट क्योंकि मैं उसको जानता था तब से, मैं उसको मतलब मैं उसको पिच मार के आया था अनुपम, राइट. एक बारी नहीं, 2 बारी, राइट. तो मेरे को पता था कि चलो यार ये सब either I know of them or I know them, and it might be a good set of people to sit with because they have built significant businesses. And everyone seems to be a different personality. Yeah. Right. So then I said कि ठीक है चलो करते हैं. I in fact for 2 dates Aman and I both were not there for very different reason. मेरे को तो वर्ल्ड कप के लिए जाना था दुबई, वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए. अमन की बेटी का बर्थडे था, तो हम सेम टाइम पे एब्सेंट थे. बट इंटरेस्टिंग ये हुआ कि शार्क टैंक में जिस हफ्ते हम एब्सेंट थे, सब लोग रो दिए कि भाई इनको वापस ले आओ. पहले लगता था लोगों की आपस में भिड़ते रहते हैं, राइट. देन पीपल ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर भिड़ेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा.
बट नो दैट वाज फन एंड इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो शार्क टैंक में ऐसा लगता था कि आप दोनों लड़ते हो, लाइक यू आर नॉट फ्रेंड्स, यू आर नॉट टुगेदर, एंड व्हेन यू सी ऑन इंस्टाग्राम वहाँ पे तो अलग ही स्टोरी चल रही, तुम तो भाई भाई बन के घूम रहे हो. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि परसेप्शन कैसा था क्या था. और लाइक सब लोग, आई रिमेंबर जब एक हफ्ते के लिए आप लोग गायब हो गए थे, हर कोई पूरे इंटरनेट पे ट्रेंड ही कर रहा था ये कि वी वांट देम बैक बिकॉज इट वाज नॉट नाइस. सो शार्क टैंक में एक चीज़ देखी जो मेरे को पर्सनली तब से जाना था, सिंस देन आई वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट विद यू कि यार मेरे को बात करनी है क्या, बिकॉज रॉनेस था, राइट. एंड उसमें था बहुत ही अनफिल्टर्ड अपफ्रंट इज योर अप्रोच, राइट. आई टोल्ड यू कि माई डैड इज टू टेल मी कि भाई this is how most of the dads should be at the time of choosing the career so that kids can be right, right, and that only somebody who has gone through a certain kind of struggle will say, क्योंकि हर कोई बोलेगा नहीं. तो is there कुछ ऐसा लाइफ में हुआ था पहले कि जिसकी वजह से आप एकदम रॉ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कि आपके मेंटोर्स ऐसे रह चुके हैं कि या तो आपको बहुत शुगर कोट करके बोला हो तो आपको वो जमा नहीं हो, क्या था ऐसा? Because I have lost something very good. Like I think I've lost 6 months of my time because there were few people who sugar-coated my idea and told me कि भाई तू तो बहुत अच्छा करेगा. अगर वो मेरे मुंह पे पहले बोल देते तो मैं 6 महीने बचा लेता. नहीं, I think यार, I think a bit of the trait comes from my dad. Right? Think कि यार जो बोलना है सीधा बोलो, कड़वा है मीठा है वो is for the listener to decide, right? दूसरा क्या है कि see, मैं खुद एक बिजनेस बना रहा था जहाँ पे इफ यू आर डिसऑनेस्ट टू योर सेल्फ फॉर इवन अ वीक द कॉम्पिटिशन विल कैच अप एंड किल यू, राइट. तो एक ना अंदर से ब्रूटल ऑनेस्टी आ गई कि यार कि मेरे को अपनी टीम को भी ऑनेस्ट रखना है, मेरे को अपने इन्वेस्टर्स को भी ऑनेस्ट रखना है, मेरे को मोर इम्पोर्टेंटली अपने आप को भी ऑनेस्ट रखना है, बिकॉज वरना मार्केट मार देगी, राइट. सो आई थिंक लास्ट 4 साल में यू नो जो मैंने बिजनेस बनाए हैं एंड दीज आर लाइक $multi-billion बिजनेसेस, राइट, वो बने ही इसलिए कि देयर इज सम लेवल ऑफ ऑनेस्टी, राइट, विद योर सेल्फ एंड विद ऑल योर स्टेक होल्डर्स, राइट. तो मेरे को लगा है कि यार ठीक है मैं शो में जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, अब मेरी कोई शक्ल तो शाहरुख खान वाली है नहीं कि कोई सिर्फ शक्ल देख के बोलेगा हाँ जी बैठा बैठा भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ना मेरी कोई बैरीटोन है कि मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को सुनने में मतलब कान पे अच्छा लग रहा है. तो मेरे को एक यार मेरी वैल्यू ऐड क्या है यहाँ पे, कोई मेरे को क्यों सुनेगा, नहीं मेरे को सुनेगा अगर लॉजिक होएगा, राइट, और एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होएगी, राइट, कि मैं आपको बोलता रहूँ जी हाँ जी बहुत ही बढ़िया बिजनेस है बट मैं नहीं डाल सकता, तो दूसरा बंदा बोलेगा फिर क्या का बढ़िया बिजनेस लगा तेरे को, या तो बोल दे बकवास बिजनेस है, या अगर बढ़िया बोल रहे तो पैसे डाल दे. तो मेरे से ना वो डिप्लोमेसी नहीं होती जी बहुत बढ़िया बिजनेस है बट आई एम आउट, राइट. मतलब वो समझ नहीं आता मेरे को, राइट, कि खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो यार, मतलब मत बोलो ना बढ़िया है, बोल तो नहीं है बकवास बिजनेस है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं नहीं डाल रहा यार, फिर बंदे को लगे ठीक है सीधी बात तो कर रहा है ना. यस. एंड मेरे को दूसरा रीजन क्या है, मैंने आई हैव पिच टू मेनी इन्वेस्टर्स, मतलब मैंने इतना ना सुना है ना कि कोई हद नहीं है. और मेरे को इन्वेस्टर्स की एक बात बड़ी खटकती थी, बहुत कम इन्वेस्टर हैं जो आपको ना एक्चुअली बोलते थे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. लोग बोलेंगे हाँ नेक्स्ट राउंड में देखते हैं, आप ये मैट्रिक भेजते रहो मेरे को. भाई क्यों भेजूँ तेरे को मैट्रिक मतलब मेरे को एंड गेम बता ना कि या तू डालेगा या नहीं डालेगा, समझ आया या नहीं आया. तो बहुत सारे लोग इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ना लोगों को नो बोलने से बहुत डर लगता है, राइट. उनको लगता है पता नहीं कि हमको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा नो बोलने के लिए. बट जितने भी ढंग की सोसाइटीज़ हैं या जहाँ पे बहुत डेवलप्ड हुआ है, यूएस देख लो, किसी को नो बोलना है तो नो बोलता है, नो, राइट. एंड पीपल डोंट गेट ऑफेंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द नो, कि मेरे को नो कैसे बोल दिया. इंडिया में तो हम अपना इंडियन नॉट करते रहेंगे, वो समझ नहीं आएगा ना बोल रहा है हाँ बोल रहा है मे भी बोल रहा है भाई कर क्या रहा है, मतलब मुंडी ऐसे ही ला रहे हैं, मतलब क्या करूँगा इसका. तो कल्चरली ना इंडिया में सबको ये है कि मीठी बात बोलो, प्यार से बोलो. सो आई ऑल्सो कम अक्रॉस एज टू सम पीपल आर सेइंग ये कैसे बात करता है, रूड, हाँ रूड है, राइट. बट मेरा तो पॉइंट है कि रूड अनरूड इज अ फंक्शन ऑफ हाउ यू परसीव इट, इट्स नॉट हाउ आई एम टेलिंग इट, राइट. एंड क्योंकि दूसरी चीज़ क्या है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में ना कोई पर्दा नहीं होता,
मेरे ऑफिस में भी ना कई मीटिंग शुरू होती हैं, वो इंग्लिश में शुरू होती हैं, मेरे को उस दिमाग में जाने का बंद हो जाता है, ठीक है. इंग्लिश में आपको किसी को बोलना है आप या तू, यू बोलोगे, ठीक है, तो समझ ही नहीं आ रहा भाई तू आप बोल रहे है तू बोल रहा है, पहले बता. ठीक है. हिंदी ना थोड़ी नुआंस्ड लैंग्वेज है, ठीक है. स्पेसिफिक. हिंदी के वर्ड में एक टोन है, इंग्लिश में टोन ही नहीं है, टोन डेफ लैंग्वेज है वो, ठीक है. एमएनसी में काम करने के लिए बेस्ट है, अंग्रेजी बोलो, सामने वाले को भी पता नहीं क्या सुना तुमने क्या बोला, काम चल रहा है. बट जब अपना धंधा करना है तो तुमको हिंदी बोलनी पड़ेगी यार, क्योंकि जब तक तो हिंदी नहीं बोलोगे वो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो. मतलब मेरे दफ्तर में मतलब लोगों को मेरे को बोलना पड़ता था भाई हिंदी बोल ले, नहीं घुस रहा मेरे दिमाग में क्या बोल रहा है तू, राइट. एंड वो हिंदी में आप किसी को बोल दो ना यार कि यार ये बकवास काम कर रहे हैं, राइट. वो अंग्रेजी में क्या बोलोगे, आई डोंट थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ. बात तो सेम ही बोली ना, कुछ चेंज नहीं हुआ. बट इंग्लिश में सुनना तो आपको लगा, अरे वाह यार ये तो मतलब क्या रिफाइंड बोला, मतलब टोन है, एक वो क्या कहते हैं, म्यूजिक लग रहा है टू द ईयर. आई डोंट थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ. डू यू थिंक यू कैन डू दिस डिफरेंटली? अरे कुछ और अलग कर ले भाई. तो वो ना हमने बिजनेस की लैंग्वेज को इंग्लिश बना लिया है, धंधे की लैंग्वेज हिंदी है. मैं धंधे की लैंग्वेज बोलता हूँ, धंधे वाले को मेरी भाषा समझ आती है, उसको मेरी रिस्पेक्ट है. जो इंग्लिश स्पीकिंग बंदे हैं ना उनको लगता है बहुत क्रूडनेस है इस बंदे में, मतलब हाउ कैन ही नॉट बी रिफाइंड, मतलब ये IIM गया था उसके बाद भी ऐसा ही है, राइट. तो वो फर्क है. हाउ कैन ही नॉट बी नाइस एंड एम्पैथेटिक एंड कंसिडरेट, ऐसे लोग बोलते हैं. अगर आप डायरेक्ट उनको ऐसा बोल दो कि भाई तू क्या कर रहा है. मैंने किसी को बोल दिया यार, वो बोल रहा है हमको लगता है बहुत टैलेंटेड है. भाई नहीं टैलेंटेड, मैं बोल दिया नहीं है आप टैलेंटेड. मैं क्या बोलूँ यार, लाइक तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकता था, आई डोंट थिंक यू आर एज टैलेंटेड एज यू आर मेकिंग योरसेल्फ आउट टू बी. वो लगता है वो बहुत अच्छी तरीके से बोला है. मतलब नहीं है टैलेंट आप में, तो लोग बोल रहे यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं टैलेंट नहीं है. एक तरीका है बोलने का, जो एक बहुत ही धंधे वाला तरीका है, वो सबके लिए नहीं है. बट ओवर टाइम अगर आप देखोगे ना, पहला जो वीक था उसमें मेरे को सबसे ज्यादा ब्रिक बैट मिले कि भाई तू कर क्या रहा है, मतलब इसको कौन ले आया, क्यों बिठाया इसको, बेवकूफ है क्या, गधा है, गुस्से में क्यों है, चिल्ला रहा है, क्यों कर रहा है. But then when people saw the next few weeks, then the graph was exponentially up. Right? People started saying कि consistency है. Right? I am not a guy who can impress you in the first meeting. Right? मेरे को ये लगता है कि मैं वो बंदा हूँ कि यार तुम्हें तो 4-5 बार ही मिलेगा ना, तो you will get a sense of honesty and then you will start discarding the language and the tone of it. Saying कि ठीक तो बात कर रहा है, धंधे की बात कर रहा है, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, टेंजेंशियल नहीं जा रहा, राइट. एंड देयरफॉर आई वाज वेरी क्लियर कि यही होने वाला है. पीपल आर गोइंग टू हेट मी इन द फर्स्ट वीक एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ द शो पीपल विल रियलाइज कि लॉजिक है, एंड देयरफॉर यू विल हैव योर believers or followers. But you cannot not have a view on me. Either you will hate me or love me. ठीक है, तो बोलोगे बकवास इंसान है ये, ठीक है, या बोलोगे यार बहुत सही बंदा है. यू कांट से कि हाँ हमारा व्यू नहीं है इस पे. that's a better state than कि कोई व्यू नहीं है. नहीं, बिकॉज मेरे को बेटर वर्ड्स तो नहीं पता यार, मतलब मेरे लिए इट वर्क्स. मेरे को इतना पता है बेटर वर्ड्स तो क्या है इसमें, मतलब हर चीज सब्जेक्टिव है. बट मेरे लिए जो काम करता है, जब मैं खुद बिजनेस कर रहा होता हूँ, मेरे लिए जो चीज़ काम कर रही है, अगर मैं सामने जाके कुछ और चीज़ दिखाऊं किसी को, तो वो डिसऑनेस्टी है. हाँ, तो दिस कम्स, एंड आई थिंक वही लोगों ने ओवर द टाइम ग्राफ में देखा कि दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लॉजिक एंड ऑनेस्टी, नॉट कि भाई मैं बस गुस्सा कर रहा हूँ. एंड दैट मेड इवेंचुअली पीपल लाइक यू मोर, एंड लाइक फैन क्लब धीरे धीरे ज़्यादा बनने लगा. एंड व्हेन पीपल सॉ यू ऑन कपिल एज वेल, दैट वाज अगेन अनदर फैन मोमेंट कि यार भाई ये तो लाइक रियलिटी में ऐसे ही बंदा है अप फ्रंट. लाइक कपिल को भी वो यही बोल रहा है, ऑडियंस को भी वो यही बोल रहा है, एंड दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट. बट
इधर है ना, मेरे को एक पूछना है कि फॉर जनरल एडवाइजरी काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, कि बहुत लोग है ना ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं नो बोल दूंगा ना तो मतलब सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ये मेरे को ऐसे ट्रीट करेगा कि यार क्या है कैसा है, राइट? पीपल थिंक, एंड इसकी वजह से वो जो आपने बोला ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मना नहीं कर पाते डायरेक्टली, ज़्यादातर लोग लाइफ में भी नो नहीं बोल पाते. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क टू से नो. कोई आपको बोलता है कि यार तू मेरे लिए काम कर देगा क्या, यू आर रनिंग बिजी बट स्टिल यू आर लाइक हाँ यार चल तेरे लिए कर दूंगा, तो नो नहीं बोल पाते. तो ऐसा क्या, व्हाट हेल्प्स यू से नो अप फ्रंट? क्या, क्योंकि एक डर तो होता है ना मेरी रिलेशनशिप टार्निश हो जाएगी किसी सामने वाले के साथ. सिर्फ सी नो इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, कि आपने किसी को ना बोला तो आपने कन्विक्शन से ना बोला, ठीक है. इक्वली आपको कन्विक्शन दिखानी पड़ेगी जब आप हाँ बोल रहे हो. दैट बैलेंसेस थिंग्स आउट, राइट? इफ यू, अगर आप मेरे को देखोगे कि जब मैं जिस बंदे को हाँ बोल रहा हूँ, चाहे अगर मेरे ऑफिस में वो है, तो मैं आई एम आफ्टर हिम कि ये बंदा सक्सेसफुल हो. कोई मेरे पास आइडिया लेके आया कि सर ये करते हैं, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैं बोला चल यार बहुत बढ़िया है, ये करते हैं. बट फिर मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ. अगर वो आइडिया नहीं भी चलेगा ना, तो मैं उसको, आई एम नॉट गोइंग टू पुश हिम अंडर द बस सेइंग कि बॉस देख तूने किया, फेल हो गया. मैं बोलूँगा बॉस देख तूने प्रपोज किया था, मेरे को भी चमका था, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं करा, कोई बात नहीं है, ये हमारा म्यूचुअल फेलियर है. तो मैं, जब आप हाँ बोल रहे हो तब आप कैसे एक्ट कर रहे हो लोगों के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. होता क्या है ना, वहीं पे खत्म हो जाता है. ठीक है, मैंने किसी को ना बोल दिया, सबने देख लिया ये तूने ना बोल दिया है. हाँ की जर्नी बिहाइंड द कैमरा होती है. Yep. तो ना एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, हाँ एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है. शॉर्ट टर्म कैप्चर हो जाता है, लॉन्ग टर्म कोई देखता नहीं है. तो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, उनको हाँ वाली चीज समझ आती है कि जब ये हाँ बोलता है तो हाउ ही कैन थिंक, यू नो, बी योर सपोर्टर डिस्पाइट एवरीथिंग. Yes. तो वो एक स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है, राइट? कि आपने जब हाँ बोला, आपने किसकी लाइफ कैसे चेंज करी, वो तो 10 साल बाद पता लगेगा. वाह. आपने ना बोल दिया, वो तो 30 सेकंड में आप पे जजमेंट है ना कि ये ना कैसे बोल दिया इसने. But that's a very good answer or that's a very good framework कि भाई तुम हाँ लोग देखते नहीं है इसलिए हाँ अवॉइड हो जाता है, तो हाँ की जर्नी स्टार्ट होती है, और ना लोग हाथ क्या जज कर लेंगे भाई इसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, राइट? और व्हाट यू सेड कि यू नो पीपल शुड से नो, जितने कन्विक्शन के साथ वो नो बोलते हैं उतने ही कन्विक्शन से, इनफैक्ट उससे ज़्यादा कन्विक्शन से हाँ बोलना चाहिए. करेक्ट. एंड तब गेम चेंज होता है, वो बैलेंस आउट कर देता है. Correct. But there's nothing like half pregnant. It's Yeah, like yeah, it's absolutely. complete no, and then if it's yes, then it's all in. It's not like कि हाँ चल थोड़ा तेरे साथ देख लूंगा, थोड़ा तेरे साथ देख लूंगा. It's complete कि 10 लोगों को नो बोल दिया, लेकिन एक जिसको हाँ बोला, then you have to make sure कि ये एक को मैं 10 से ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, तभी मैंने एक को हाँ बोला है. Correct. And that need to come out, and that's your investment, like that's what you do with every startup, that every investment you have made as well. कि जिसको हाँ बोला बस अब यही है. मैं जिसको हाँ बोला ना मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन में घुसता हूँ, ठीक है, ना मैं कभी उसको तंग करता हूँ कि सेइंग कि यार ये तू मेरे राइट्स चेंज कर दे, ना मैं उससे नेगोशिएट करता हूँ कि यार देख मेरे को बेटर डील दे दे, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो तेरे कैप टेबल पे ये वैल्यू ऐड कर दूंगा आके, ठीक है. कोई मेरे को फ़ोन करता है, मैं उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कि यार मैं फाउंडर हूँ, मेरी को फाउंडर से मैं भिड़ गया, क्या करना है. वो बहुत लोनली कॉन्वर्सेशन है. Yeah. ठीक है, वो ना अपने को फाउंडर से बात कर सकता है, ना अपने इन्वेस्टर से बात कर सकता है, ना अपने एम्प्लॉय से बात कर सकता है. मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं उससे वो बातें करता हूँ जो उसके लिए रेलेवेंट है, जो मेरे को पता है कि मेरी भी लोनलीनेस है, उसकी भी लोनलीनेस है, ना मैं शेयर कर सकता हूँ किसी से, बट वो मेरे से शेयर करने आया है, सोल्यूशन मांगने आया है. अब किसी को कोई पुलिस वाला उठाने आ गया, हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस चला हो FIR हो जाती है, लोग उठाने आ जाते हैं. I know. लोग मेरे को तब कॉल करते हैं कि यार मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे को पुलिस वाले उठाने आ गए हैं, तू किसी अच्छे लॉयर को जानता है या किसी लाइजनिंग बंदे को जानता है जो मेरी हेल्प कर सकता है. तो जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट करी है ना, मैंने उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करी है जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स है, राइट, जहाँ पे दे कांट इवन एक्सप्रेस द प्रॉब्लम पब्लिकली और ओपनली, राइट. एंड इसलिए जितने इन्वेस्टर से मैं, जितने
फाउंडर्स में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, मेरा उनका रिलेशनशिप बहुत अलग है, राइट. अब मैं वो बंदा नहीं हूँ जो आप मेरे को आके आप पूछो यार मेरा प्रोडक्ट है, मेरे को मार्केट में उतारना चाहिए नहीं उतारना चाहिए. भाई तू बताना यार, तेरा प्रोडक्ट है, मैं तेरे को तो थोड़ा पूछने आता हूँ कि मार्केट में उतारना चाहिए नहीं उतारना चाहिए. बट यू आस्क मी थिंग्स which I have gone through and I can solve for you, so you don't have to think through the problem. But every business will have its own unique Problems. things to solve. I'm not a guy who will step in as the founder in your shoes and solve your problems. Makes sense. तो therefore मेरे बाकी इन्वेस्टी कंपनीज में फाउंडर से रिलेशनशिप है ना, इज अ वेरी क्वाइट बट ऑफ डीप रिस्पेक्ट. ठीक है कि यार तूने मेरी उस टाइम सॉल्व की थी. मतलब पीपल कम टू मी सेइंग कि मेरे अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं, मेरे मर्चेंट्स की सेटलमेंट करनी है, मैंने अगर अगले 3 दिन तक जीएसटी वालों ने मेरा अकाउंट का फ्रीज नहीं हटाया ना, मेरी वाट लग जाएगी, क्या तू हेल्प कर सकता है? आई विल स्टेप इन. सो पीपल कॉल मी इन वेरी वेरी tricky situations, right? Because they know I'm not a guy who's going to pass judgment on them then, saying कि भाई तू इस प्रॉब्लम में कैसे आ गया, पुलिस वाला तेरे को क्यों उठाने आ गया, तूने कुछ गलत किया होगा. वो बिजनेस है यार, shit happens, right? When you are standing for a guy when shit is happening to him, that's a very deep relationship. Yeah. Right? अब मैं हर रोज जाके तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारे साथ सेल्फी नहीं खिंचवाने वाला टू शो माई रिलेशनशिप विद यू. True. That's this connects me to the point जो I think first week में ही था, that कि भाई हम में से कोई धंधा नहीं बना रहा, धंधा तुझे ही बनाना है. हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, हम लोग बैठेंगे, हम तेरे सपोर्ट के लिए हैं कि भाई जब तेरे को प्रॉब्लम होगी कर देंगे, बाकी धंधा तेरे को ही करना है, मेहनत तेरे को ही करनी है, काम तुझे ही करना है. एंड इट्स ट्रू. मतलब आई कैन मैं आप एज एन इन्वेस्टर माई वैल्यू टू यू इज सॉल्विंग द आउटसाइड रिस्क. कि भाई ये बिजनेस का रिस्क ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था, ये आ गया है, ठीक है भाई मैं मदद कर दूंगा, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तेरे बिजनेस का रिस्क ही नहीं है. जो तेरे बिजनेस का रिस्क है वो तो तेरे को ही सॉल्व करना है ना भाई, वो तो तुझे बनाना है. कि भाई मेरे पास एम्प्लॉयज नहीं है या मेरे पास टेक टीम नहीं है, लाइक यू हैव टू सॉल्व इट. बट जीएसटी वालों ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया, भाई ये तो तेरे बिजनेस का रिस्क नहीं है, बट मेरे पास इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन है, मैं कर दूंगा तेरे लिए. हाँ भाई, सॉर्टेड यार. लाइक दिस इज वेरी गुड. दिस इज द काइंड ऑफ वैल्यू आई थिंक मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स शुड गेट ऑन टेबल. एंड ये कनेक्टिंग टू द डॉट्स दैट यू नो, हाँ पे जब होता है तो ये ऑल इन वाला गेम है. कि जब आपने हाँ बोला तो ये सारी ट्रिकी सिचुएशन में आप लोगों को ऑल इन करवा के ट्रिक हाँ करवाते हो. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल शुड reach out to you as an investor. And I think ऐसी चीज़ अगर genuinely if you back it up and do all of these things तो डिस्काउंट भी मिलना चाहिए for the kind of tricking this. मेरे को लगता है see most of the people if you get in at the right stage you're talking multiple times return. Yeah. ठीक है, तो कहीं तो आपको अपनी वो बनियागिरी वाली मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी कि भाई मेरे को हर चीज़ पे डिस्काउंट चाहिए. क्योंकि मेरे को लगता है डिस्काउंट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. Yeah. But investing is a relationship. It's not a single transaction. Yeah. आप किसी से डिस्काउंट मांग लो, आप उसको उसके अगेंस्ट क्या दे रहे हो? Makes sense. What are you bringing on the table? Right? या तो आप डिस्काउंट मांग रहे हो तो then be willing to say कि बॉस हमें तेरा बिजनेस भी चला दूंगा थोड़ा. हाँ. बट अगर आप क्लियर हो कि बॉस देख धंधा तो तेरे को चलाना है, मैं सेम टर्म्स पे आऊंगा जिसमें बाकी सब आ रहे हैं, मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, मैं तो तेरी लाइफ I'm here to solve I'm here to ensure there is one lesser problem for you, not one bigger problem too. The moment you go and say कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे को डिस्काउंट दे दे, one more problem you've given him one more problem to solve ना. वो बेचारा वैसे ही 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है यार, जो कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, राइट? उसको एक तो कम प्रॉब्लम दो सॉल्व करने की. मैं तो ऐसा हूँ कि कोई मेरे को आके बोलता है यार आपके मेरे पैसे बना लिए, आप स्टॉक बेच दो, तो हाँ ठीक है बेच दे, तेरे पे है, तू बोलेगा मैं बेच दूंगा, तू बोलेगा मैं रख लूंगा, मैं तो तेरे पे पैसे लगाए हैं. यू टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू. इफ इट सॉल्व फॉर यू, यू वांट टू सेल माय होल स्टॉक, सेल द होल स्टॉक यार, देयर इज नो प्रॉब्लम. अब मैं ये नहीं तेरे को पकड़ूंगा कि यार तूने मेरे स्टॉक 10 रुपए पे बिकवा दिया और अब तो 25 रुपए का हो गया. Yeah. I trust you, right? Interesting. So you have to solve
a problem. You can't be the problem. Wow, that's a great line, that you can't be the problem, you have to solve a problem as anyone who's trying to bring value on table. Okay, now let's get to the last two questions of the entire series, right? I can't even think of summarizing things because मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चला दी है अब आपने, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है मैं कौन से पॉइंट को समराइज करना कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिकॉज वी हैव गॉन टू लाइक अ वेरी गुड टेंजेंट. The second last question which I had was कि भाई what are the top 3 advices or the things you have for entrepreneurs in their life, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? कुछ है? मेरे पास इतना ज्ञान नहीं होता. मैं मतलब सब स्मार्ट लड़के हैं यार या लड़कियां हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं. आई थिंक दिल फिगर इट आउट. मेरे से ज्ञान लेके तो कोई धंधा नहीं बनने वाला. Figuring out, that's a good plug. They all are going to figure out. But is there one thing which you want to tell कि भाई ये चीज़ तुम सॉर्ट कर लो, काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम सेइंग नो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑब्जर्वेंट, अपार्ट फ्रॉम गोइंग ऑल इन, ये हो गया, इसके अलावा कुछ एक ऐसा है पॉइंट? नहीं. वाओ. पता है क्यों मुझे आंसर में क्यों मज़ा आया? बिकॉज अभी रिसेंटली I was giving an interview to IT Bomb, Mood Indigo, IT Bombay वाला, ठीक है. They asked me that what is one advice you want to give to people that कि तुम्हारा यार तो मैं भी इस लाइफ पे स्टेज पे नहीं पहुंचा कि मैं एडवाइस दूँ, मतलब थोड़े से फॉलोअर्स हो गए, कुछ काम कर लिया, तो इट्स नॉट अ गुड स्टेज. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट. एंड बी, आई थिंक इफ यू स्टिल वांट मी टू गिव द एडवाइस, द बेस्ट एडवाइस इज स्टॉप आस्किंग फॉर एडवाइसेस. बिकॉज when you stop asking for advices, you start realizing कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मैं वो पूछता हूँ. क्योंकि एडवाइस मैं आपसे पूछूंगा कि मान लो जैसे अभी मैंने पूछा कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एडवाइस क्या है, आप जो बोलोगे वही स्टीव जॉब्स भी बोल रहा है, मेरे पापा भी बोल रहे हैं, गली में जो अंकल बैठे हैं वो भी यही बोल रहे हैं, बेटा उठ जा, काम कर ले और चला ले. बट इफ आई डोंट आस्क यू एन एडवाइस एंड आई कम अप विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि यार मैं एक टेक बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फिनटेक में, या मैंने फर्स्ट राउंड रेस कर लिया है, अब मेरे पास ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से मेरा ग्रोथ ही नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ? देन यू माइट बी एबल टू हेल्प मी इन अ बेटर वे बिकॉज दैट्स अ डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो वही पॉइंट आ गया इधर कि स्टॉप सीकिंग फॉर एडवाइसेस एंड आस्क लाइक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. खुद का मैंने खुद की एडवाइस का खुद ही इधर. मैं किस बात की एडवाइस दूँ यार? मतलब मैं कोई बाबा थोड़ा हूँ यहाँ पे कि प्रवचन दूंगा और आप सुन के आपकी सबकी जिंदगी के सब दुख सुधर जाएगी. तो मैं तो बिजनेस करता हूँ यार, आप भी बिजनेस करते हो, तो अब मेरे को एज यू सेड कि कोई प्रॉब्लम दोगे, अगर मैंने फेस करी होगी, मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो दे दूंगा, नहीं होगी तो बोल दूंगा भाई मेरे को नहीं पता. यार पता है मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि ये जो एडवाइस वाला क्वेश्चन होता है हर किसी का चलता है. Like you ask every entrepreneur कि आपकी एडवाइस क्या है, कैसे, and then you can put like a good thumbnail on it कि 3 business advices by a shock. But मैं वही बोलता हूँ कई बारी ना, मैं ये बैंक की एड्स के बारे में बोलता था. अब बैंक की कोई भी एड देख लो ना, अब बैंक का नेम चेंज कर लो, एड इज स्टिल रेलेवेंट. एडवाइस भी वैसी होती है. मेरा नाम हटा लो, मेरी आवाज चेंज कर लो, किसी और की डाल दो, स्टिल रेलेवेंट लगेगी. तो मतलब नहीं है. पर ये हमेशा चलती है. आई डोंट नो व्हाई देयर इज एन ऑब्सेशन. जिस थंबनेल पे आप ये डालोगे, a unicorn founder, a $1 billion company founder advises this to young entrepreneurs, you see advice for a 20-year-old सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग. सो इसलिए आई ट्राई टू सी कि पॉडकास्ट के एंड में क्या मैं ऐसा पकड़ सकता हूँ, कुछ ला सकता हूँ. तो इट्स जस्ट बिकॉज एंड आई एम बीइंग वेरी ओपन. या मैंने कभी किसी को बोला नहीं, बिकॉज यू आर वेरी ओपन एंड आई एम टेलिंग आप बिजनेस बना रहे हो, मैं भी बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो हाउ डू वी गेट द मैक्सिमम व्यूज? द लास्ट क्वेश्चन इज विच वी आस्क एवरीबडी इज दैट what is that one big industry which you feel is going to become really big in India? Because, and I come from a point, because I feel जिसने पैसे बनाए ना, उसने पैसे जो फ्यूचर में फोकस करके बनाए. जो आज की इंडस्ट्री में फोकस करता है वो थोड़े बहुत कमाता है, लेकिन इतना नहीं कमाता. लाइक पीपल आर थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट डेकेड, दे एक्चुअली बिकम बिलियनर्स. करेक्ट. आई थिंक मेरे को एक चीज़ लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गोइंग टू बी बिग. तो मेरे को खुद मतलब मोटर हेड हूँ मैं, मतलब मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है. एंड मेरे को जेन्युइनली लगता है कि जो ये इंटरनल कंबशन इंजन है ना, ये आखिरी गाड़ी हमने खरीद ली है. राइट. नेक्स्ट
ये थोड़े सालों बाद ये म्यूजियम में रखी जाएंगी। तो नेक्स्ट जो बिल्कुल ही वेव आने वाला है, जो कि हर एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, एक टेम्पो, एक ट्रक रिप्लेस होगा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से होगा। तो जो भी उसमें एक फंडामेंटली अच्छा काम कर रहा है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। वाह, मुझे पॉडकास्ट के एंड में बुरा लग रहा है बिकॉज आई पास्ड ऑन ब्लू स्मार्ट एट अ वेरी अर्ली एज। लाइक आई गॉट थ्रू वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई हैड एन ऑफर टू इन्वेस्ट इन, और मैंने ब्लू स्मार्ट बहुत जल्दी पास ऑन कर दिया था, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है ऑलरेडी। तो थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील बैड। नहीं, मैं तो अभी शार्क टैंक में एक आई थी कंपनी, रिवैम्प या रेवैम्प जो भी बोलते हैं। तो आई लॉस्ट दैट डील ऑन द शो, बट द kids were good enough to come and approach me after it. So I ended up investing in any case after Shark Tank. But मेरे को genuinely लगता है कि वो एक segment है, especially अगर आप, and उसमें भी multiple segments हैं, जैसे एक छोटे दुकानदार है जो अपना डिलीवरी का काम कर रहा है या कुछ बेचता है जाके, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की और भी यूटिलिटी है, बिकॉज वो सेम इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से आपकी कुछ अप्लायंस भी चला सकती है, राइट? आप एक गाड़ी से कोई अप्लायंस नहीं चला सकते। आप एक गाड़ी को देखोगे ना, उसमें आपको अपना लैपटॉप चार्ज करना हो ना, तब भी पेन हो जाते हो। चलो ठीक है, अब तो फोन चार्जिंग पॉइंट्स आने लग गए हैं, बट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से ना, बिकॉज ऑफ दैट बैटरी एट द कोर ऑफ इट, नॉट ओनली कैन यू ड्राइव दैट थिंग, बट इफ दैट थिंग इज स्टेशनरी, यू कैन ऑल्सो ड्राइव अदर थिंग्स यूजिंग द सेम थिंग. So it's gonna increase the usages of a lot of people, Exactly. right? Exactly. Wow. Thanks a lot. Thank you for doing this. Thank you for answering. This is the last segment of the show. Last segment हम usually fun करते हैं, कभी rapid fire, कभी never ever ever, okay? It's like, so I want you to be with this very candid. And the task for you, this is difficult one. The task for you is, let's say कि अभी तक हमारा जितना conversation हुआ था, उस हिसाब से मान लो मेरी pitch थी, तो अब आपको मेरे को झाड़ना है. You have to tell me and say all the wrong things कि भाई तू निकल जा इधर से. So point out all the mistakes and weaknesses which I've done. So like, there you go. नहीं यार, मैं देखो, if किसी को झाड़ना अगर मेरा स्टाइल होता तो अलग चीज थी. मेरे को मुद्दा चाहिए. यहाँ पे मुद्दा नहीं है. मैंने कोई बुरा लगाया, कुछ ऐसा पॉइंट पकड़ के यार. नहीं यार, मतलब इवन कपिल शर्मा शो में भी, right? Like it's a fun show, right? Yeah. Like I'm there to have fun, right? I'm not there to play a role, right? I'm not there to say कि अरे my style is saying कि सबको झाड़ना है, तो मैं एक स्टेज पे आऊँ तो मेरे को यहाँ पे झाड़ना पड़ेगा, राइट? तो मैं कपिल शर्मा को जोक सुना रहा था ना भाई, वो हंसा रहा है, उसको भी कोई हंसाएगा ना. तो मेरा एजेंडा वहाँ पे ये था कि भाई कपिल को हंसाते हैं, चलो, दैट इज मोर रेलेवेंट फॉर द सिचुएशन. सो if what I did on Shark Tank was an act, I could have reenacted for you. It was not, so I can't. Interesting. Nice. Yeah, मैं सोचा फिर एक क्लिप निकलेगी. Sorry for this. I just wanted to have fun. I wanted to make it better. I hope you had a nice conversation and was candid. I loved it क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत what's the word for it? It was unconventional. It was not कि जो हर कोई बोलता है वैसी बातें नहीं थी. You were very straightforward here as well, and people could see that in style कि यार मैं नहीं दे सकता, ये मेरे से नहीं होता, ये नहीं होता. And that's a great part. Thank you so much for having this conversation. I'm sure people will love it. And I'm sure हम इसमें से भी कुछ कटवट करके ऐसा तो कर ही देंगे कि यार चलो इसने मुझे डांटा. Sure. Thank you. Thank you.